हेलो स्टूडेंट्स। एक अनाउंसमेंट करना है। मई 1 से मैं ऑनलाइन टेस्ट सीरीज शुरू कर रही हूँ और ये पेपर 2 के लिए ही होगा। फुल लेंथ टेस्ट पेपर होगा स्टूडेंट्स। लास्ट ईयर मैं नहीं रिलीज कर पाई थी मगर इस साल कर रही हूँ, मगर फिर भी टाइम कॉन्स्टेंट है इसीलिए सिर्फ 3 टेस्ट पेपर्स मैं रिलीज कर रही हूँ। और जैसे लास्ट टू लास्ट ईयर 10 टेस्ट पेपर्स रिलीज हुए थे, उसके पहले भी 10 टेस्ट पेपर्स, मगर इस साल 3 ही टेस्ट पेपर होगा। और इसका जो डेट है 1 मई, 15 मई और फिर 15 जून। ये जो 500 है ये स्टूडेंट्स इवैल्यूएशन फीस है। और पहले लास्ट टू लास्ट ईयर मैं क्या करती थी कि जिसने भी मेरे मतलब टेस्ट पेपर लिए हैं इवैल्यूएशन के लिए करवाने के लिए, उनको मॉडल आंसर्स मैं ईमेल कर देती थी। ठीक है, मगर फिर होता क्या था, वो सर्कुलेट होता था इधर उधर। ठीक है, कोई मतलब नहीं था, तो इसीलिए अब क्या है, अब जितने भी मॉडल आंसर्स है उनके मैंने फीस रख दिए हैं। और इस बार ये सर्कुलेट नहीं हो सकता है क्योंकि ये एनक्रिप्टेड रहेगा, ये पीडीएफ फाइल। ठीक है, और ये क्वेश्चन पेपर भी एनक्रिप्टेड रहेगा, तो इस बार कोई भी इधर से इधर सेंड करना उधर सेंड करना वो आप लोग नहीं कर पाओगे। होपफुली, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि एनक्रिप्टेड है। और आ, ये जो क्वेश्चन पेपर है, जब आप लोग आंसर लिख लोगे तो आप लोग इसमें सेंड करोगे capfac2020@gmail.com। और जब मैं इवैल्यूएशन कर लूंगी, मुझे कम से कम 1 वीक का टाइम चाहिए होगा इवैल्यूएशन करने के लिए। और फिर जिस ईमेल आईडी से आप लोग मुझे सेंड करोगे, उसी ईमेल आईडी में आप लोगों को वापस से आपकी इवैल्यूएटेड आंसर स्क्रिप्ट सेंड हो जाएगी। अब ये क्वेश्चन पेपर और या आंसर पेपर आप लोगों को अगर चाहिए तो आप capfreshme.com में विजिट करेंगे और वहां से आप लोग क्वेश्चन पेपर या आंसर पेपर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करोगे तो आपको सिर्फ क्वेश्चन पेपर मिलेगा स्टूडेंट्स। और एकदम ब्लैंक क्वेश्चन पेपर होगा, जिस तरह से आप लोगों को पेपर 2 में यूपीएससी देता है, एकदम सेम एग्जैक्टली वैसे ही क्वेश्चन पेपर होगा, जो मैं आप लोगों को जरूर स्क्रीन में दिखाऊंगी जब मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। और अगर आपको आंसर पेपर चाहिए तो सिंपल आंसर्स होंगे, क्वेश्चंस होंगे और आंसर्स होंगे, इसके अलावा आपको आप इसमें इवैल्यूएशन नहीं होगा। फाइन। और मगर ये 1 मई को आपको दिखेंगे, हो सकता 30 अप्रैल को भी दिख जाए। और इसके अलावा राइटिंग सेक्शन की बुक भी अवेलेबल है। और अगर आप लोग राइटिंग सेक्शन की बुक लेना चाहते हो तो वो भी ले सकते हो, ये राइटिंग सेक्शन की बुक है। अगर आप लेना चाहते हो आप ले सकते हो, बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा क्योंकि इसमें करीब 245 एसेज विद सोल्यूशन है। और साथ में आर्गुमेंट क्वेश्चन 60, शायद आर्गुमेंट क्वेश्चन विद सोल्यूशन, देन रिपोर्ट है शायद 40 रिपोर्ट क्वेश्चन विद सोल्यूशन है। कैसे रिपोर्ट, कैसे ऐसे, कैसे आर्गुमेंट लिखा जाता वो है। और सबसे अच्छी बात है कि लास्ट 5 इयर्स के प्रीवियस ईयर पेपर्स भी आपको इस 4th एडिशन में मिलेंगे, तो बहुत अच्छा होगा। और इनफैक्ट 2022 एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, टोटल 10 क्वेश्चंस होते हैं, 6 ऐसे क्वेश्चंस, 2 रिपोर्ट, 2 आर्गुमेंट क्वेश्चंस, उसमें से 5 क्वेश्चंस इसी बुक में थे। और बहुत अच्छा लगा था कि जो रेलिवेंट क्वेश्चन जो यूपीएससी पूछता है वो इस बुक में भी था। तो ऑब्वियसली ये बुक बहुत अच्छा है, अगर आप लोग पढ़ोगे, सिर्फ खरीदने से नहीं होता है। और फिर स्टूडेंट्स इसके साथ ग्रामर की भी बुक अवेलेबल है। ये ग्रामर की बुक है, बहुत बहुत अच्छी बुक है। और इनफैक्ट अगर आप लोग कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और इस बुक को थॉरोली पढ़ाओ, सिर्फ खरीदने से कुछ नहीं होता है स्टूडेंट्स। खरीदने के बाद सिर्फ इधर उधर पढ़ने से कुछ नहीं होता है, प्रॉपरली सीक्वेंस के साथ, स्टेप बाय स्टेप, पेज बाय पेज, लाइन बाय लाइन, पैरा टू पैरा पढ़ोगे तो ये ग्रामर आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी और बहुत कॉन्फिडेंस आपको मिलेगा। एनीवेज, और यहाँ पे प्रमोशन खत्म होता है। अब हम क्वेरीज लेंगे आर्गुमेंट और रिपोर्ट क्वेश्चन का। हमने जो आर्गुमेंट क्वेश्चन किया है वो अराउंड शायद 3-4 आर्गुमेंट क्वेश्चंस कर लिया है, उसके आंसर्स बच्चों ने, साथ में रिपोर्ट क्वेश्चन भी किया है। अब इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेरी है, इनफैक्ट ऐसे से भी रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप लोग पूछ सकते हैं। क्या क्वेश्चन है?
मैम इसमें फीडबैक मिला था कि कंटेंट इज मिसिंग, इस टाइप का कुछ था। तो मैम वो कंटेंट मतलब कि और क्या मुझे इंक्लूड करना चाहिए था इसमें? एक मिनट, मुझे इनफैक्ट वापस से पढ़े, की कंपोनेंट्स मिसिंग। अच्छा, की कंपोनेंट मिसिंग है, कितनी बड़ी चीज है। ये राइटिंग शायद आपको नहीं समझ में आई। की, ये इजी नहीं है, की कंपोनेंट मिसिंग। इसका साफ मतलब है हमें प्राकृतिक मानव की आवश्यकता है, मानवकृत प्रकृति की नहीं। राइट। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपने ये जो की कंपोनेंट है, प्राकृतिक, मानव, मानवकृत प्रकृति, ये मिसिंग होगा, वरना मैं ये नहीं लिखती कि कंपोनेंट मिसिंग। आप एक बार हर्ष अपना ऐसे जरूर से देखना। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप की कंपोनेंट को लेकर ऐसे नहीं लिखोगे, उस की कंपोनेंट को एक्सप्लेन कर रहे हो मगर वो की कंपोनेंट ही मिसिंग है, तो फिर मुश्किल है। देखो हर्ष, मैंने आपको गुड दिया है, इसका मतलब है यू हैव गॉट द कंटेंट। मगर मुझे ऐसा लगता है की कंपोनेंट को आपने एक्सप्लेन अच्छे से किया है विथ एविडेंस, अच्छे से बैकअप किया अपने ओपिनियन को। मगर अगर ये लिखा है तो की कंपोनेंट जो है, नेचुरलाइज्ड ह्यूमन, ये सब मिसिंग होगा। एक बार आप वापस से पढ़ना। अच्छा देखिए, अब मैं बताती हूँ, मैंने अंडरलाइन भी किया हुआ है, ठीक है। और प्रकृति से भय महसूस करता है, उसके समक्ष नतमस्तक रहता है, ठीक है। हाँ अब हाँ इस, मैम, यहाँ तो समझ में आता है मैम कि यहाँ पर मुझे थोड़ा कंप्रेस करना चाहिए। हाँ अब यहाँ पे मानवकृत प्रकृति, आपने एक बार यहाँ पर मानवकृत प्रकृति के बारे में बोला है, ठीक है, मानवकृत प्रकृति इसके बारे में बोला है। ये वाला जो टर्म है ना, वो मैंने अंडरलाइन ही नहीं किया, कहाँ है ये टर्म। इस वाले पैराग्राफ में, यस मैम। कहाँ, यहाँ पर। ऊपर 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 वाले में। यस हाँ, मैम। कहाँ पर है। इस ये प्रकार रहा। से मैम। सोचो कितना लेट आया है। यस मैम। मैंने कहीं कहीं पे इसी ऐसे में कहीं कहीं पे लिखा है किसी किसी स्टूडेंट का, व्हाई सो लेट। मतलब कि इसका मतलब है ये जो की कंपोनेंट है इतना लेट क्यों आया, जबकि मैंने ऐसे में आप लोगों को अच्छे से बताया है, स्टूडेंट सेकंड पैराग्राफ में अपने ऐसे क्वेश्चन को पूरा का पूरा एक्सपोज कर दो, ठीक है। अब मैं ना अपना ले लेती हूँ एक बार, मुझे खुद याद नहीं है कि कैसा था वो ऐसे। ये स्टूडेंट्स, आप लोगों को ना सेकेंड पैराग्राफ में दोनों की कंपोनेंट, जो भी आपको लगता है कि इस ऐसे क्वेश्चन में ये तीन की कंपोनेंट्स है, तो वो पूरा का पूरा एक्सपोज हो जाना चाहिए। आप उसको इतना लेट मत लेकर। वी नीड नेचुरलाइज्ड ह्यूमंस, नॉट ह्यूमनाइज्ड नेचर, ठीक है। तो इससे हम लोगों को साफ पता चल रहा है स्टूडेंट्स कि नेचुरलाइज्ड ह्यूमन और ह्यूमनाइज्ड नेचर, ये दोनों की कंपोनेंट है। ये मुझे सेकंड पैराग्राफ में बहुत अच्छे से इसको एक्सपोज करना है। देखते हैं मैंने किया है कि नहीं। अगर नहीं किया है तो ये ऐसे में प्रॉब्लम है, ठीक है। ध्यान रखना, ये कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा ये ऐसे नहीं लिखा गया है, ठीक है। यस मैम। तो इसीलिए मैं किसी किसी के स्टूडेंट्स के मैं लिखती हूँ बेटर देन माइन। गॉट इट। तो ऑब्वियस सी बात है, चलो देखते हैं। मैंने शुरुआत किया है। इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ द इंटरेक्शन विद द नेचुरल एनवायरनमेंट, ह्यूमंस वर डिक्टेटेड बाय नेचर एंड फोर्सेस। ह्यूमंस वर नेचुरलाइज्ड, नेचुरलाइज्ड ह्यूमंस आ गया ये टर्म, ठीक है, बिकॉज दे वर अफ्रेड ऑफ नेचर एंड वर्शिप्ड इट। But over the time, this relationship between nature and humans got changed. Humans, by the dint of technology, gained a better understanding of natural laws. For example, understanding the concept of friction and heat helped us discard fire. अगर मैं ये example नहीं भी लिखती ना तो भी चलता, मगर ठीक है। Over the years, man's greed has driven human activities that focus only what we need, regardless of the environmental carrying capacity. It has resulted in an unsustainable development and ecological degradation. And it is no surprise that scientists are warning against the sixth mass extinction characterized by mass annihilation of species, thereby misbalance. In order to halt it, we are urgently required to become naturalized human. मैंने दोनों टर्म को एक्सपोज कर दिया फर्स्ट एंड सेकंड पैराग्राफ में, एकदम सही है, ठीक है। और मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया है कि नेशनलाइज ह्यूमन कौन होते हैं। वो होते हैं जो डेवलपमेंट करे, साथ में इन्वायरमेंट कंसर्न्स को लेकर डेवलपमेंट करे, राइट। तो ये दोनों एक्सप्लेन हो गया है।
मगर आपका जो है हर्ष वो बहुत लेट आ रहा है, और बहुत स्टूडेंट्स का भी आया है लेट, तो मैंने लिखा है वाई सो लेट। ठीक है, तो ये चीज का आप लोगों को ध्यान देना है। ठीक है। ओके मैम, थैंक यू मैम, और आगे से ध्यान। और जिसको भी ये ऐसे चाहिए वो टेलीग्राम ज्वाइन कर ले, कॉम्पिटिटिव इंग्लिश बाय रश्मि, उसमें ये ऐसे मिल जाएगा। फिलहाल अभी तक मैंने पोस्ट नहीं किया ये ऐसे, मैं आज ही कर दूंगी। जो रेस्ट, बिकॉज अभी तक मैंने 7th ऐसे क्वेश्चंस के आंसर्स पोस्ट कर दिए हैं, और जो नेक्स्ट ऐसे क्वेश्चन है, नेक्स्ट 7 ऐसे क्वेश्चन, उसको भी मैं पोस्ट कर दूंगी आज। हाँ, अच्छा, इसके अलावा और कोई क्वेश्चन? नो मैम। यस मैम, मुझे पूछना है। हाँ सुधांशु बताइए। तो मैम कैसा है कि आप कहती है मैम कि हमेशा रिपोर्ट्स में, एसेस में ठीक है। रिपोर्ट्स में और आर्गुमेंट्स में मुझे एक प्रॉब्लम जाता है मैम कि मैं इंट्रोडक्शन एक लाइन से ज्यादा नहीं दे पाता हूँ कभी कभी। तो मुझे मुझे वो मतलब फालतू ही ड्रैग करना पड़ता है, ऐसा लगता है मुझे कभी कभी। तो मुझे एक लाइन का इंट्रोडक्शन देना होता है कभी कभी, मतलब ऐसा ऐसा सिचुएशन होता है कि कभी कभी एक ही लाइन मुझे आती है दिमाग में, तो वो उतना ही लिखना होता है। तो मैम मैं आप लेकिन आप कहती है कि वो एक पैराग्राफ होना चाहिए टोटल, कि पैराग्राफ शुड हैव पैराग्राफ कंटेन्स मोर देन वन लाइन वगैरह। तो मैम मैं जब हिंदू वगैरह पढ़ता हूँ तो उसमें मैम, अभी मैं आपको भेजने वाला था, तो मैम उसमें तो रिपोर्ट्स वगैरह स्पेसिफिकली जो होता है, तो उसमें तो लाइन एक ही होती है बस। उसमें दो तीन लाइन नहीं लिखते हैं वो लोग। और मैं उसी को दिमाग में लेकर मैं इसमें लिखता था मैम। तो हम्म। ये गलत है क्या फिर? अच्छा अच्छा, एक सेकेंड। देखो, अब पहले हम आर्गुमेंट की बात करते हैं। ठीक है, मैं आपका हाँ। सुधांशु, मेरे पास एक आर्गुमेंट आपका है, मैंने वो ओपन किया है। ठीक है। यस मैम। अब क्वेश्चन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल पुट द फ्यूचर जॉब अंडर थ्रेट। आर्ग्यूमेंट का जो सुधांशु जो फॉर्मेट होता है वो पैरावाइज नहीं होता है। ठीक है, हाँ मैम, हाँ। वो पॉइंट यस। वाइज होता है। तो इसमें यस। अगर आप एक लाइन लिखते हो, हाँ। अगर आप मेरा कुछ आर्गुमेंट देखोगे तो कहीं कहीं एक लाइन है, तो दैट इज हाँ। नॉट कंसिडर्ड। आई मीन द पॉइंट्स हियर इज नॉट कंसिडर्ड एज अ पैरा। ये पॉइंट हाँ। है, ये पैरा नहीं है। ठीक है, ये यस मैम। क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अच्छा, अब दूसरा है यस। रिपोर्ट। रिपोर्ट पैरावाइज ही लिखा जाता है। रिपोर्ट में 3 पैराग्राफ्स होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। और पैरा को पैरा तभी बोलते हैं जब उसमें एटलीस्ट 2 सेंटेंसेस हो। और सेंटेंस का मतलब क्या होता है, इसमें प्रॉपर सब्जेक्ट एंड वर्ब हो, अदरवाइज उसको पैरा नहीं कहते। मगर ये चीज आप आर्गुमेंट सेंड करो मुझे हाँ। न्यूज़पेपर। यस मैम, मैं आपको सेंड कर रहा हूँ उसके स्क्रीनशॉट्स। मतलब मैं इसी को देख के मैं मतलब वो कंसाइज फॉर्म में लिखने का ट्राई करता था, लेकिन वो रिव्यूज फिर मिक्स्ड आ गए, तो फिर मैंने वो बंद कर दिया। उसमें बड़ा कैसे हुआ, एनीवेज। हाँ, आप बताइए। मैम इस ये जो रिपोर्ट है मैम, फर्स्ट लाइन वाला, इसमें एक पहला जो पैरा है इसमें बस कंटिन्यू, एक ही लाइन कंटिन्यू हो रहा है। इसमें फुल स्टॉप देके दूसरा लाइन कंटिन्यू नहीं हो रहा है, और पैरा देके फिर दूसरा लाइन, फिर तीसरा, ऐसा हो रहा है इस रिपोर्ट्स में। यू आर राइट, यू आर राइट। हाँ। हाँ ठीक है, आप सही कह रहे हो, सही कह रहे हो। ठीक है, ये एकदम सही है, विद प्रूफ कह रहे हो। मगर क्योंकि नहीं मैम, हाँ। मुझे कॉन्फ्लिक्ट ऐसा हुआ है, वो ऐसा ऐसा प्रॉब्लम नहीं है कि वो दो लाइन में नहीं लिख पाते वैसा। लेकिन कैसा होता है मैम, अभी रिपोर्ट के लिए स्पेस बहुत छोटी है, 200 वर्ड्स वगैरह, उससे भी बहुत कम कम है, हाँ। कम ही है अब। तो मैम मैं सोचता हूँ ऐसे कि मतलब जब लिखते हैं हम लोग, तो हम, आपने जैसे बोला था कि एकदम कंसाइज कंसाइज नहीं, एकदम ऑन पॉइंट होना चाहिए, वो एकदम टॉपिक को हिट करना चाहिए पहला लाइन। बिल्कुल, हाँ तो हाँ। मैम पहला लाइन टॉपिक को हिट करना चाहिए, तो मैम फिर उसको ड्रैग करने में कोई मतलब नहीं है ना। ये चीज मैं नहीं समझ पा रही हूँ। मतलब मैम अगर अभी ये यहाँ पर सेंटर सेंटर टेल्स स्टेट्स टू डू मोर कोविड टेस्ट, तो इसमें मैम, इसमें दूसरा कुछ चीज ब्रैक करने जैसा है नहीं ना, कि और कुछ बताए, यहाँ से वहां से घुमाए। पहला जो सेंटेंस होगा उसमें यही बताया जाएगा कि हाँ, कि सेंटर कैसे बता रहा है स्टेट्स को कि डू कोविड टेस्ट, या क्यों बता रहा है स्टेट्स को। ये दो हम्म। में से एक ही रीजन हो सकता है मैम, पहला लाइन अपना रिपोर्ट डिस्क्लोज करने के लिए।
तो हाँ और तो कुछ लिख नहीं पाएंगे ना, तो फिर वो दो तीन लाइन, तीन चार लाइन पैराग्राफ बनाने के चक्कर में वो नहीं नहीं लिख पाएंगे, मतलब वो कंसाइज नहीं होगा और ऑन पॉइंट भी नहीं होगा, ऐसा मुझे बोलना है। नहीं, एकदम आप सही कह रहे हो कि जो अगर हम हिट कर रहे हैं क्वेश्चन को, तो हो सकता है कि एक लाइन में ही हिट हो जाए क्वेश्चन, एक सेंटेंस में ही, फिर उसको ड्रैग करने की जरूरत नहीं, सीधे नेक्स्ट पैराग्राफ में आ जाए। आप यही कह रहे हो ना? यस मैम, यस यस। ठीक है। आ, आपको ना एक चीज ध्यान रखना है कि जो मैं बोल रही हूँ वो ग्रामेटिकली बोल रही हूँ, हाँ टेक्निक। यस मैम, हाँ, यस। हाँ, टेक्निकली इट इज करेक्ट। अब क्या है कि कोई भी आप रिपोर्ट क्वेश्चन लो, ठीक है, उस रिपोर्ट क्वेश्चन का अगर आप एक लाइन में अगर आप उस रिपोर्ट क्वेश्चन को हिट कर दे, तो ऑब्वियसली आप उसको ड्रैग नहीं करोगे, आप उसमें और भी एडिशनल इंफॉर्मेशन आप पुट कर सकते हो। मानते हो या नहीं? यस मैम, यस यस। हाँ, तो आराम से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और रही बात आर्गुमेंट की, उसमें आप आराम से एक लाइन लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो मैं बोल रही हूँ ना, एक पैराग्राफ, पैराग्राफ तभी होता है जब उसमें दो सेंटेंस हो। ये टेक्निकली जैसे मैं अभी आपको ना गूगल में बताती हूँ, ये गूगल है। इन एकेडमिक राइटिंग मोस्ट पैराग्राफ्स इंक्लूड एटलीस्ट 3 sentences। देखो, यहाँ पर 3, एटलीस्ट 3, जबकि मैं बोल रही कम से कम 2 रखो। तो टेक्निकली व्हाट आई एम सेइंग इज करेक्ट, मगर आप जो है प्रैक्टिकली आप देखते हो तो हो सकता है कि वो फीजिबल ना हो, राइट? मगर फिर भी आप जब भी रिपोर्ट लिखते हैं, अभी भी मैं कहती हूँ कि आप क्वेश्चन को हिट कर दिया है, ठीक है, एक सेंटेंस में क्वेश्चन हिट हो गया सुधांशु, फिर क्या करो, उसी में एक एडिशनल इंफॉर्मेशन आप डाल सकते हो। हाँ मैम, मैं फिर ऐसा ही कर रहा हूँ, जब से मुझे वो रिव्यू मिला है तो फिर मैं हाँ, यही यही वे यूज कर बेटर रहा हूँ। रहेगा, बेटर रहेगा। और फिर ना एक्चुअली क्या होता है, जो प्रेजेंटेशन होता है ना, मतलब एक रिपोर्ट का या एस्से का, जब हम आंसर का अपना प्रेजेंटेशन देखते हैं, तो हमें लगता है कि एक पैराग्राफ एकदम दुबला पतला सा छोटा सा, एक पैराग्राफ इतना बड़ा, फिर एक पैराग्राफ, आप समझ रहे हो? थोड़ा सा प्रपोर्शन, ऐसा नहीं है कि आप एक ही प्रपोर्शन में आप लिखोगे, ऐसा नहीं है कि आपको ना सारा पैराग्राफ का साइज एक ही रखना है। मगर फिर आप खुद सोचो, एक पैराग्राफ में सिर्फ एक ही सेंटेंस है, नेक्स्ट पैराग्राफ में आप 10 sentences पुट कर दिए, तो वो लुक वाइज भी अच्छा नहीं लगता है। ओके, ठीक है। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन? यस मैम, मेरे पास। हाँ, रविश बताइए। गुड मॉर्निंग मैम। मैम, जैसे आपने रिपोर्ट में बताया था कि हम एक रिपोर्ट करंट इंसिडेंट के बारे में भी लिख सकते हैं कि रिसेंटली ऐसा हुआ है। हम्म। रिसेंट में नहीं है मैम, आर्गुमेंट में मैम, कि जो इंटरलाइन है उसमें हम लिख रहे हैं कि रिसेंटली ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ है, जैसे आपने वो ज्यादा रिजर्वेशन फॉर पुअर इज अ गुड थिंग। हाँ, तो उसमें अगर मैं कोई करंट इंसिडेंट के बारे में बता रहा हूँ कि रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने ईडब्ल्यूएस को अपहेल्ड किया है, करेक्ट, हाँ। मैं तो मैम ये अगर ये पॉइंट लिखना खुद ही एक वो नहीं रहेगी, फॉरन में नहीं हो जाएगा? देखो मैम, मुझे आप डाउट सा हो रहा है इसमें। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने है ना ईडब्ल्यूएस को रिजर्वेशन दिया है, ठीक है। यस मैम। अब इसी से तो डिबेट आ रहा है, इसी से तो क्वेश्चन ओके इमर्ज मैम। हो रहा है। तो आप नेक्स्ट लाइन ये लिख सकते हो। दिस हैज इमर्ज द हाँ, डिबेट अमंग हाँ, द। हाँ, ओके ओके। यस, मैं तो बहुत बार हो रहा था कि मैं सोच रहा था कि तो मैं फोर बोल दे रहा हूँ, तो कंफ्यूजन सा हो रहा था। हाँ, वैसे कर सकते हो आप। ओके मैम, थैंक यू। अच्छा, इसके अलावा और कोई क्वेश्चन? मैम और क्वेश्चन था एक। हम्म। मैम जैसे अभी हम जनरलाइज ऐसे लिख रहे हैं, जनरलाइज रिपोर्ट्स लिख रहे हैं, और जनरलाइज कभी कभी आर्ग्यूमेंट्स भी होता है कि मतलब जनरलाइज जो मतलब, जनरलाइज मतलब? जनरलाइज्ड मतलब कैसे बोलूं, कि मतलब मैम अभी रिसेंट एक्टिविटी नहीं है वो, मतलब जैसे एनवायरनमेंट पे आता है, कभी कभी रिपोर्ट आता है कोई कि एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन के बारे में रिपोर्ट लिखना है, तो मैम वो स्पेसिफिक वो अभी रिसेंट एक्टिविटी के ऊपर बेस्ड नहीं है, मतलब उसके ऊपर हम अभी रिसेंट के फैक्ट्स नहीं दे सकते, ऐसा ऐसा जनरलाइज्ड बोल रहा था मैं। अच्छा, अब सुनो मेरी बात, सुनो। देखो सुधांशु, ये जो चीज है ना, देखने में लग रहा है जनरलाइज्ड, मगर ये सारे करंट, ओके। करंट इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन हो रहा है, हमारे सामने हो रहा है।
हम सफर कर रहे हैं। सिक्योरिटी, ये है जनरल टॉपिक, मगर सिक्योरिटी थ्रेटन हो रहा है, वो हमारे सामने दिख रहा है। गॉट इट। यस एग्रीकल्चर, मैम। एग्रीकल्चर अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल से एग्रीकल्चर ले लो या रूरल पॉपुलेशन ले लो, रूरल इनकम जो है वो कम होता जा रहा है ड्यू टू माइग्रेशन। देखने में ही जनरल है, एग्रीकल्चर, रूरल एरिया, रूरल, ये सब जनरल लग रहा है, मगर ये बर्निंग प्रॉब्लम्स है। ये सारा सारा बर्निंग प्रॉब्लम्स है जिसको अभी तक सॉल्व नहीं किया गया है। विमेन रिलेटेड, विमेन सेफ्टी जनरल है, जरूरी नहीं है कि बहुत बड़ा रेप केस हो तब जाके करंट होगा, नहीं, ये जनरल है। और हाँ, अब जैसे क्वेश्चन आया था ऑनलाइन गेमिंग पर, ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्यों आया था, क्योंकि ना जिस ईयर आया था ना, उसके पहले कई सुसाइड केस हुए थे पबजी के वजह से और ब्लू वेल की वजह से, इसीलिए ऑनलाइन गेमिंग पे क्वेश्चन आ गया था। गॉट इट। और जैसे पुलवामा अटैक हुआ था, एकदम करंट था, मगर कुछ भी क्वेश्चन नहीं आया। इंडियन आर्म उस साल फरवरी में हुआ था, कौन सा ईयर था बताओगे? पुलवामा वाला जो इंसिडेंट हुआ था कौन से ईयर में हुआ था? जिस भी ईयर में हुआ था आप एक, 1919 मैम। हाँ, कहाँ हुआ पीयूष? ये तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था 1919 में। नहीं मैम, उसने 2 बार 19 बोल दिया था, वो 2019 बोलना चाह रहा होगा। अच्छा ठीक है, 20, ओके। मैम 2019 बोला मैम। ओके ठीक है, अच्छी बात है, चलो हंसने का मौका तो मिला वैसे। हाँ, 2019 में हुआ, तो 2019 में आप देखो ये कितना न, जबरदस्त था, और ऐसा लग रहा था कि इंडियन आर्मी, मिलिट्री, डिफेंस, किसी न किसी पे क्वेश्चन आएगा, मगर आप 2019 का क्वेश्चन देख लीजिए, कहीं पे क्वेश्चन नहीं है। तो एक तो पहली चीज अपने दिमाग से निकाल दो कि यूपीएससी बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, ठीक है। तो जो आपको लगता है, जिस साल सुप्रीम कोर्ट ने ईडब्ल्यूएस को रिजर्वेशन दिया था ना, उस साल रिजर्वेशन पे एक भी क्वेश्चन नहीं आया था, और मुझे तो पक्का पक्का लग रहा था कि क्वेश्चन आएगा, मगर नहीं आया, ठीक है। तो जो यूपीएससी बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, मगर मगर आपको ये चीज ध्यान रखना है, सिक्योरिटी, एग्रीकल्चर, इन्वायरमेंट, ठीक है, ये विमेन, ये जो चार जो है ना, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमेशा से बर्निंग टॉपिक रहा हुआ है। पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सारा का सारा, ठीक है। तो अभी मैंने जो क्वेश्चन दिया था नेचुरलाइज्ड ह्यूमन वाला, वो इन्वायरमेंट से रिलेटेड था, तो इस पे क्वेश्चन आ सकते हैं। और जो मैंने मॉडर्नाइजेशन ऑफ रूरल एजुकेशन दिया था, वो भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एजुकेशन इटसेल्फ बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। हालांकि मेरा ऐसे बहुत अच्छा नहीं था, क्योंकि जब मैंने आप लोगों के एसेस देखे थे मॉडर्नाइजेशन पे, बहुत अच्छा आप लोगों ने वो एसे लिखा था। एनीवेज, तो सुधांशु आपको मैं वैसे एक बार है ना, जो ब्रॉडर टॉपिक है जिस पे क्वेश्चंस हमेशा आते हैं, उस पे मैं एक वीडियो तैयार करूंगी और मैं यूट्यूब में अपलोड करूंगी, आप देख लेना। अब आप अपना क्वेश्चन बताइए। मैम मुझे यही पूछना था कि अभी जैसे आपने नेचुरलाइज्ड ह्यूमन और ह्यूमनाइज्ड नेचर के बारे में आपने इसे लिखा, तो मैम उसमें मुझे इतना कंफ्यूजन हुआ कि मतलब एनवायरनमेंट के बारे में ये तो समझ आ रहा था, लेकिन इसको कितनी दूर तक खींचा जा सकता है इसके बारे में मैं सोच रहा था, और कितना इतना मतलब जो खींचा जा सकता है उसको कंसाइज फॉर्म में कैसे लिखूं, ये भी एक कॉन्फ्लिक्ट था। तो मतलब क्या ऐसा जनरलाइज, जब ऐसा ऐसा अगर टॉपिक आता है जिसमें हम स्पेसिफिक, एकदम स्पेसिफिक कुछ इवेंट्स के बारे में बात नहीं कर पाते कभी कभी, तो मतलब जैसे मैंने तो क्या क्या लिखा, बाप रे बाप, मुझे मुझे नहीं समझ रहा था मैम कि क्या क्या इंक्लूड करूँ। तो जब मैं पढ़ रहा था इसके बारे में, तो मैम कैपिटलिज्म, ये वो इंडस्ट्रियलाइजेशन वगैरह वगैरह, मतलब इतना इतना दूर तक जा रहा था वो सब चीज, लेकिन फिर भी उसको बहुत जनरलाइज वे में भी लिख सकते थे जैसे पीयूष ने लिखा था। तो मैम यही दोनों के बीच में का कॉन्फ्लिक्ट मुझे एक सॉल्व करना था कि मतलब आप मैम इसको कैसे, आप कैसे अप्रोच करते हैं मैम इसको, मतलब ऐसे अगर टॉपिक्स आते हैं तो इसको कैसे अप्रोच किया जाए। देखो, एक तो ना
पहली चीज है, मुझे ये पता है सुधांशु आप स्ट्रगल कर रहे हो यस वर्ड लिमिट में कभी हाँ आपका बहुत यस कम हो रहा है जैसे आर्ग्यूमेंट में, और कभी बहुत ज्यादा हो रहा है। ये स्ट्रगल आपका दिख रहा है मेरे को आंसर में, ठीक है। अब एक और चीज है, आपको ना ऐसे में कम से कम कभी भी आपको एकदम स्पेसिफिक कुछ नहीं मिलने वाला है, हमेशा जनरलाइज मिलेगा। जैसे कि मैं एक शेयर कर रही हूँ आपका, ये क्वेश्चन देखिए, इमर्जिंग थ्रेट्स टू इंडियाज इंटरनल सिक्योरिटी। ये इमर्जिंग थ्रेट्स, ये अगर आप देखोगे तो ये बहुत बहुत वास्ट टॉपिक है। तो आपको इसमें सिर्फ तीन तीन थ्रेट्स लो, खत्म। मगर अगर आप हाँ क्वेश्चन को एक और चीज, अगर क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा ये इमर्जिंग लिखा हुआ है, यानी आपको पुराने थ्रेट्स के बारे में बात नहीं करनी है। कौन सा पुराना थ्रेट्स है? नक्सलाइट्स, माओइस्ट, ये पुराने थ्रेट्स हैं। तो आप, पहला आपके क्वेश्चन का आंसर ये है कि किस तरह से हम नैरो डाउन करें अपने कंटेंट को, राइट? तो नैरो डाउन करने के लिए क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना है। अगर सिर्फ आप थ्रेट लोगे, सिर्फ थ्रेट, तो ये बहुत वास्ट है। अगर आप इसमें इमर्जिंग ले लोगे तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये सिर्फ अभी जो इमर्ज कर रहा है थ्रेट, ठीक है। बायो वेपन्स, ये इंटरनल सिक्योरिटी मामला है, ठीक है। साइबर अटैक, ये इमर्जिंग थ्रेट्स है। तो आप सिर्फ दो तीन थ्रेट्स लो, काम खत्म करो। गॉट माई पॉइंट? अब जैसे यस मैम क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी इन इंडियन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, बहुत कुछ है इसमें भी। आप सिर्फ, पता है स्टूडेंट्स, आप लोग जो बहुत पढ़ के एग्जाम देता है ना, उसके साथ ये प्रॉब्लम है कि क्या लिखे क्या छोड़े। आप लोगों को एकदम सिलेक्टिव होना है कि मैं बस 3 पॉइंट्स लूंगा, उस 3 को पैराग्राफ वाइज मैं इलैबोरेट कर दूंगा, खत्म, ठीक है। अब इससे भी ज्यादा वास्ट टॉपिक आया था जहां तक मुझे याद है 29। देखिए ये क्वेश्चन, फ्रॉम इकोनॉमिक ग्रोथ टू वेल बीइंग अ पैराडाइम शिफ्ट। कितना जनरल है ये, बहुत ज्यादा जनरल। मतलब अब इसको आप लोगों को नैरो डाउन करना है। किस तरह से नैरो डाउन करोगे? ठीक है, आप लोग इस क्वेश्चन पे सोचो, मुझे सिर्फ 3 रेलिवेंट पॉइंट्स बताओ, फिर हम लोग इंट्रोडक्शन के बारे में बाद में बात करेंगे। आज हम लोग इस पे एक्सरसाइज कर लेते हैं। फ्रॉम इकोनॉमिक ग्रोथ टू वेल बीइंग अ पैराडाइम शिफ्ट। सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझेंगे, फाइन। चलिए मैं इसको ना अलग तरीके, डिफरेंट तरीके से मैं इसको ओपन कर, ये क्वेश्चन है फ्रॉम इकोनॉमिक ग्रोथ टू वेल बीइंग अ पैराडाइम शिफ्ट। सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पार्था आप मुझे बताओगे सबसे पहले क्वेश्चन में कितने वर्ड से पार्था, जैसे जैसे पूछी जा रही वैसे वैसे बताओ कितने वर्ड से है। मैम मैम 6 वर्ड्स है ऐसे। ठीक है 7, अगर हाँ को हटा दो, ए वैसे तो वहाँ हाँ 8 वर्ड्स है। अच्छा, अब हाँ इसमें सबसे इम्पोर्टेंट की कंपोनेंट कौन सा है? मैम ए पैराडिम शिफ्ट पैराडाइम शिफ्ट, ठीक है है। और और इकोनॉमिक ग्रोथ वेलबींग। ये और ये, यानी 1, 2 और 3 आपको इसी के बारे में बात करनी है, राइट? ठीक है। यस मैम अब इसमें आपको मेजर कंपोनेंट कौन सा लग रहा है, जिसके बारे में, मेजर मतलब स्पेसिफिक कंपोनेंट जिसके बारे में आप मेन बॉडी में बात करोगे? मैम इकोनॉमिक ग्रोथ। अच्छा, इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में बात करोगे मेन बॉडी में। हाँ पैराडिम शिफ्ट के बारे में। शिफ्ट कहाँ से हो रहा है, शिफ्ट किसका हो रहा है? इकोनॉमिक ग्रोथ का ही हो रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ का शिफ्ट हो रहा है, किससे हो रहा है? यानी वेलबींग तक। वेलबींग, यानी इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है। एक्चुअली क्वेश्चन बोल क्या रहा है पार्था, बोल क्या रहा है मैम क्वेश्चन? जैसे मैम जैसे फूड फूड डेफिशिएंसी से फूड सिक्योरिटी तक, मतलब इकोनॉमिक
नहीं आप इतना मतलब उसमें मत जाओ, बस इसको लिटरली मुझे बताओ इसमें बोल क्या रहा है। हमें शिफ्ट करना है, कहाँ हाँ, से कहाँ तक शिफ्ट करना है? इकोनॉमिक ग्रोथ टू वेलबींग तक। हाँ, इकोनॉमिक ग्रोथ से शिफ्ट होकर वेलबींग। वेलबींग यानी ये क्वेश्चन गवर्नमेंट को क्या बोलना चाह रहा है, ये क्वेश्चन हमारी सरकार को क्या बोलना चाह रहा है? मतलब फूड सेल्फ सफिशिएंसी हो जाए, मतलब ग्रोथ से अभी। नहीं, अच्छा ठीक है, एक मिनट मैं ना, अच्छा पीयूष आप बताइए। अभी तक गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए हैं और क्या किया है उसका गवर्नमेंट ने, क्या किया है गवर्नमेंट ने? गवर्नमेंट ने एलपीजी रिफॉर्म्स उसमें नहीं 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 शायद नहीं, हम हाँ ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, बस क्वेश्चन को देखो स्टूडेंट्स, अभी आप एकदम अंदर मत जाओ, अभी वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड क्वेश्चन। डोंट गेट इनटू द कंटेंट कि व्हाट कंटेंट यू विल सेलेक्ट, सिर्फ आप मैम क्वेश्चन को देखो। जो जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज हुए उनके बारे में। इकोनॉमिक डेवलपमेंटल एक्टिविटी सरकार कर रहे हैं, ठीक है? तो ये क्वेश्चन अब क्या बता रहा है पीयूष? इकोनॉमिक ग्रोथ में सरकार का फोकस है। फिर हाँ, ये क्वेश्चन क्या मैसेज दे रहा है सरकार को? जो सरकार ने शिफ्ट लाए हैं ना उसके लिए कौन सा शिफ्ट? ग्रोथ के बारे में मैम। नहीं, कृतिक आप बताएंगे। I also think the same. आई कांट अंडरस्टैंड, फिर से No, बोलो। I also have the same idea as they have. योर वॉइस इज इकोइंग कृतिक, आई कांट अंडरस्टैंड। एनीवेज, संस्कृति आप बताओ। मैम की मतलब गवर्नमेंट ने अभी तक इकोनॉमिक ग्रोथ करा है और अब हमें वेलबींग की तरफ चलना चाहिए। यस, दिस इज द शिफ्ट। म्यूट कर लो। दिस इज द शिफ्ट, मतलब गवर्नमेंट फोकस कर रही है इकोनॉमिक ग्रोथ पे, और ये क्वेश्चन एक मैसेज कन्वे कर रहा है सरकार को कि इकोनॉमिक ग्रोथ से हमें फोकस अपना शिफ्ट करना है वेल बीइंग। गॉट इट? वेल बीइंग पे फोकस करना है। फाइन। अच्छा, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, राहुल, किसके वेलबींग की बात हो रही है? मैम पीपल के वेलबींग की। पीपल, ह्यूमंस के वेलबींग की बात हो रही है, ठीक है? तो यस मैम। हाँ, तो अब मुझे बताइए, आप ही बताइए राहुल, मेजर कंपोनेंट क्या है? आई थिंक मेजर कंपोनेंट है वेलबींग बिकॉज वी हैव टू गो टू द क्वांटिटी ऑफ ग्रोथ करेक्ट, टू क्वालिटी ऑफ डेवलपमेंट। करेक्ट, करेक्ट। यानी हमारा मेजर कंपोनेंट इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं है, क्योंकि से इकोनॉमिक ग्रोथ से वेलबींग तक जाना है, तो वेलबींग, ये वेलबींग बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी नेशन के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, ठीक है? तो हमारा मेजर कॉम्पोनेंट एक्चुअली वेलबींग है, और कह लो एक्चुअली शिफ्ट है ना? हमें शिफ्ट पे ज्यादा ध्यान देना है कि इकोनॉमिक ग्रोथ से वेलबींग। ये हो गया। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, अब सुधांशु आप बताएंगे। अब मुझे पता चल गया है, मुझे ह्यूमन वेलबींग के बारे में इसमें बात करनी है, एंटायर मेन बॉडी में। वी डोंट हैव टू टॉक अबाउट इकोनॉमिक ग्रोथ। अब हाँ, इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में थोड़ा बहुत बात कर लो, मतलब कैसे करोगे वो तो डिपेंड करता है स्ट्रक्चर कैसे बना। अभी वी आर प्रिपेयरिंग ड्राफ्ट, है ना? तो मुझे बताइए इस वेलबींग में आप क्या इंक्लूड करोगे? मुझे सिर्फ एक ही पॉइंट बताइए, सिर्फ एक। आप लोग सबको सोचिए, आप लोग के पास आऊंगी। सिर्फ मुझे 3 पॉइंट चाहिए, 3 पैराग्राफ। अब मुझे बताइए वेलबींग में आप क्या क्या बात करोगे? मैम पॉवर्टी से शिफ्ट, एक पॉइंट बताऊंगा कि पॉवर्टी से कैसे शिफ्ट हो रहा है, मतलब ये ओवरऑल वेलबींग में, ओवरऑल नहीं अब ओवरऑल सुनो, इकोनॉमिक नहीं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में। नहीं, अब देखो, सुनो मेरी बात बात। देखो सुधांशु, हमें है ना, जैसे ह्यूमन वेलबींग, तो क्यों ना हम ह्यूमन वेलबींग के जितने भी कंपोनेंट से, या जितने भी
एस्पेक्ट्स है, डायमेंशन है, क्यों ना हम उसको डायसेक्ट कर लें। अगर हम बोलते हैं ह्यूमन वेलबींग, तो आपको क्या लगता है एक ह्यूमन वेलबींग, अगर हम बोलेंगे कि ह्यूमन वेलबींग हो रहा है, तो क्या हो रहा है उसमें? आप कैसे बता सकते? एक्सेसिबिलिटी अवेलेबिलिटी बढ़ रही है मैम उसके लिए, क्या ह्यूमंस के क्या लिए। चीज की एक्सेसिबिलिटी, अवेलेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी बढ़ रही है? रिसोर्सेस बाय करने की, या रिसोर्सेज, करेक्ट रिसोर्सेस उसकी। करेक्ट, रिसोर्सेज। ठीक है, यानी आप रिसोर्सेज के बारे में बात करोगे। अब रिसोर्सेज में भी क्या क्या आएगा? मैम रिसोर्सेस में हॉस्पिटैलिटी, फिर बाद हॉस्पिटैलिटी में नहीं नहीं, मतलब हेल्थ, हेल्थ 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 कपड़ा आएगा दुकान। मैम। हाँ, मुझे हॉस्पिटैलिटी दूसरा ही लग गया था। हाँ, हेल्थ। हाँ, चलिए फिर। फिर चलिए, हो गया पार्थ, हेल्थ बता दिया। चलिए, हाँ, अब हिमांशु आप बताइए और क्या आ सकता है? मैम फूड सिक्योरिटी इंश्योर होती फूड सिक्योरिटी, ठीक है, फूड सिक्योरिटी, फूड अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, ये सारा फूड में आ गया। ठीक है, हेल्थ अलग है, इसका मतलब मेडिसिन में हम आ गए, फूड। अच्छा, नेक्स्ट रविश आप बताइए। मैम एक्सेस टू एजुकेशन। यस, बस। अगर हम स्टूडेंट्स ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करते हैं, म्यूट कर लेना, ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करते हैं, कहीं पे भी आपको लग गया वेलबींग, ह्यूमन वेलबींग, ये तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। तो आपका एक पैराग्राफ हेल्थ, ठीक है। अब ये अगर हेल्थ सही रहेगा, आर्थिक विकास से खुशहाली की ओर एक प्रतिमान परिवर्तन। खुशहाली में क्या आएगा? अगर किसी का हेल्थ सही रहेगा तो खुश रहेंगे, ठीक है। अगर किसी को एजुकेशन मिलेगा तो सोर्स ऑफ इनकम उसका बढ़ेगा, तो भी खुश रहेंगे। खाने को मिलेगा तो भी खुश रहेंगे। तो खुशहाली का मापदंड क्या है? मापदंड ये तीन ही है। तो आप लोग को तीन पैराग्राफ बनाना। अब ध्यान रखना स्टूडेंट, एक चीज का, क्यों बोला जा रहा है पैराडाइम शिफ्ट? पैराडाइम शिफ्ट क्यों बोला जा रहा है? इसलिए बोला जा रहा है कि अगर ह्यूमन बीइंग्स के हेल्थ सही रहेंगे, तो ये किस, आप लोग जब भी ये तीन पैराग्राफ में ये तीनों चीज आ जाएगी, तो जब आप लोग हेल्थ की बात करोगे तो आप इंडिविजुअल हेल्थ को कनेक्ट करोगे नेशंस हेल्थ से। कैसे? एक हेल्दी पॉपुलेशन नेशन की डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करेगा ना, तो नेशन का ओवरऑल ग्रोथ होगा। अगर कोई भी बच्चा भूखा नहीं रहेगा, कोई ह्यूमन बीइंग भूखा नहीं रहेगा, तो ऑब्वियस सी बात है। और एक मिनट, इसमें भी है, हेल्दी अगर पॉपुलेशन रहेगा तो ऑब्वियस सी बात है, जो नेशंस के जो एक्सपेंसेस है वो कम होंगे। हेल्थ में ज्यादा खर्च नहीं होगा ना फिर, ना इंडिविजुअल का ना नेशन का। वैसे ही फूड अवेलेबिलिटी रहेगी, तब भी नेशंस के खर्चे बचेंगे, जीडीपी बढ़ेगा। जो जो हंग्री पॉपुलेशन है, वो लोग कभी भी नेशंस के ग्रोथ में कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ये जो ह्यूमन बीइंग है एक्चुअली एसेट है नेशन के। आप, ये रूट है नेशंस के डेवलपमेंट का, और अगर यही वीक पॉइंट रहा तो फिर नेशन का ग्रोथ नहीं हो सकता है। तो आपको बार बार कनेक्ट करना है नेशन का ग्रोथ इकोनॉमिक ग्रोथ से, आपको कनेक्ट करना है। ऑब्वियसली हेल्दी पॉपुलेशन, अगर पॉवर्टी नहीं रहा, ठीक है, एजुकेशन रहा, तो अपने आप इकोनॉमिक ग्रोथ रहेगा। तो अगर हम इकोनॉमिक ग्रोथ में ना फोकस करके ये तीनों चीज में फोकस करेंगे, तो अपने आप इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। और ये वाली चीज आप लोगों को इंट्रो में ही बतानी पड़ेगी इसको। तो इंट्रो में आप इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में बात कर सकते हो। इंट्रो कई तरीके से आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। आप नेशन के ग्रोथ से इंट्रो लिख सकते हो, आप इकोनॉमी से लिख सकते हो, आप इकोनॉमी और ह्यूमन दोनों को कनेक्ट करके इंट्रो लिख सकते हो, और फिर आप लोग इस पे आ सकते हो सेकंड पैराग्राफ में, वेल बीइंग पे, वेल बीइंग ऐसे कर सकते हो। तो देखो कितना, देखिए स्टूडेंट्स, आप लोग जब नैरो डाउन वेलबींग में अगर आप लोग देखोगे तो बहुत कुछ है, मगर आप लोग को ध्यान रखना चाहिए कि ये तीन चीज, अगर वेलबींग में आप पॉवर्टी ले लो, फिर तो आप, मतलब आप, मतलब एक सागर है, आप डूब जाओगे पॉवर्टी लोगों को।
ठीक है, बहुत कुछ है फिर। तो इसीलिए इस चीज पे मत जाना। ये तीनों चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी ह्यूमन डेवलपमेंट की बात आती है ना, ये तीन ही चीज इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। तो सरकार कितना खर्च कर रही है, और हम लोग को कैसे पता चल रहा है कि ना सरकार को इकोनॉमिक ग्रोथ से फोकस शिफ्ट करना है वेलबींग पे? क्योंकि मैंने अभी कोई आर्टिकल पढ़ा था जिसमें याद करने दीजिए मुझे कौन सा वो आर्टिकल था। हाँ, मनरेगा का। उसमें सरकार ने अपना बजट को और कम कर दिया है, ठीक है। वो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहा है। हाँ, आप इसमें एम्प्लॉयमेंट भी रख सकते हो, मगर फिर 4 पैराग्राफ हो जाएंगे, 3 वर्ड से ज्यादा। तो एम्प्लॉयमेंट मत रखो, एजुकेशन होगा तो ऐसा एजुकेशन जिसमें स्किल्स मिले। तो सरकार ने बजट क्यों कम किया है? आप सोच रहे हो, इकोनॉमिक ग्रोथ, अगर एम्प्लॉयमेंट देंगे तो अपने आप इकोनॉमिक ग्रोथ होगा ना, मगर उसी में बजट कम हो गया है, सोचिए। फाइन, तो एक्सक्यूज मी मैम। हाँ बताइए। मैम, इसमें एनवायरमेंट फैक्टर भी तो आ सकता है कि जैसे हम इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए इकोनॉमिक ग्रोथ तो कर रहे हैं लेकिन एनवायरमेंट को हार्म कर रहे हैं। तो जैसे एयर हो गया और फ्लड वगैरह, करेक्ट, ये सब इश्यूज। करेक्ट, 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 एकदम सही। आप लोग है ना वेलबींग में, जैसे देखो मैं इतना सोच पा रही हूँ, ठीक है। आप लोग उससे ज्यादा अगर इन्वायरमेंट भी ले लोगे तो ये ऐसे और वेटी हो जाएगा। बस आप लोगों को वर्ड लिमिट पे आप लोग को थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। इन्वायरमेंट तो बहुत ही सही है, वो तो एकदम बर्निंग प्रॉब्लम है, राइट। यस मैम, यही मैम कि इन्वायरमेंट को लेकर के अगर स्पिरिचुअल वेलबींग के अगर डायमेंशन से कनेक्ट करके कंक्लूजन से पहले अगर एक आध पैराग्राफ लिख दिया जाए तो मैम मुझे लगता है कि शायद देखो, और थोड़ा बेटर। हाँ सुनो, अब देखिए, आप लोग इन्वायरमेंट से कनेक्ट करोगे, मगर वापस से इन्वायरमेंट, अगर हम लोग इन्वायरमेंट वेलबींग के बारे में बात करेंगे तो ऑब्वियसली ह्यूमन वेलबींग होगा ही। हमारा वातावरण स्वच्छ रहेगा तो हम भी स्वस्थ रहेंगे, ठीक है। मगर फिर बार बार उसको कनेक्ट करना नेशंस के इकोनॉमिक ग्रोथ से, ठीक है। सस्टेनेबल, जैसे अभी संस्कृति ने कहा, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बात हो रही है, मगर फिर उस सस्टेनेबल डेवलपमेंट को आपको कनेक्ट करना पड़ेगा इकोनॉमिक ग्रोथ से। ये चीज ध्यान रखना। अब आपने बोला स्पिरिचुअल वेलबींग, ये मत लेकर आना। स्पिरिचुअल वेलबींग, स्पिरिचुअल वेलबींग लेकर आओगे ना तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा आपको नेशन के ग्रोथ से कनेक्ट करना। हालांकि मैं बहुत फर्मली बिलीव करती हूँ कि अगर हर एक इंसान स्पिरिचुअली इंक्लाइंड रहेगा तो जो क्राइम केसेस है वो बहुत हमें खत्म ही हो जाएंगे। अगर भगवान से हम डरेंगे तो ऑब्वियसली क्राइम केसेस खत्म कम हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो जो सरकार की एक्सपेंसेस है क्राइम को कम कम करने की, वो बहुत रिड्यूस हो जाएगी। गॉट इट? तो ये मैं, मगर ये बहुत मतलब बियॉन्ड मेटेरियलिज्म, हमें ये मेटाफिजिक्स की बात है, ठीक है। बियॉन्ड फिजिक्स, जो दिख नहीं रहा उसकी बात है। तो ये बहुत फिजिबल नहीं है। किसी को स्पिरिचुअली इंक्लाइंड करना बहुत मुश्किल है ना। तो इसीलिए स्पिरिचुअल में एकदम मत जाना जब तक क्वेश्चन आपका फिलोसफिकल बेस्ड ना होना। ये काम कभी मत करना, भगवान, स्पिरिचुअलिटी। नहीं मैम, मेटाफिजिकल नहीं मैम, मतलब इस पे इन्वायरमेंट भी मैम एक तरह का स्पिरिचुअल हैप्पीनेस भी तो दे सकता है ना। जैसे कि भूटान जो मैम जीडीपी कैलकुलेट करने की जगह पे ग्रॉस हैप्पीनेस इंडेक्स करके निकालता है, तो वो भी स्पिरिचुअल एस्पेक्ट को थोड़ा हाँ, वैल्यू देता है हाँ, हाँ, इन्वायरमेंट से कनेक्ट करके, हाँ, हाँ, मेटाफिजिक्स। हाँ, 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 ठीक है, तब सही रहेगा। मगर बार बार उसको इकोनॉमिक ग्रोथ से कनेक्ट करना पड़ेगा, ये चीज ध्यान रखना। मतलब आप यस लोग को मैम। ये बताना है कि इकोनॉमिक ग्रोथ पे ना फोकस करके वेलबींग में अगर फोकस करेंगे अपने आप इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। ये चीज बतानी है आप लोगों को। मगर इकोनॉमिक ग्रोथ पे सिर्फ फोकस करेंगे ना तो जॉबलेस, जो क्या बोलते हैं उसको, जॉबलेस ग्रोथ जो हो रहा है ना वो ही होगा। और जो जॉबलेस होंगे उनके पास पैसा नहीं होगा, तो हेल्थ, फूड, एजुकेशन सब खत्म। तो अभी क्या हो, यस मैम। जॉबलेस मैम ग्रोथ मेरा, हो रहा है। हम्म। हेलो मैम। हाँ बोलिए। मैम मेरा एक डाउट है सी से रिलेटेड, फ्रॉम इकोनॉमिक ग्रोथ टू वेलबींग, ए पैराडाइम शिफ्ट। मैम इसको हम गवर्नमेंट के परस्पेक्टिव से, लाइक गवर्नमेंट की तरफ से भी लिख सकते हैं, लाइक फ्रॉम द हिस्ट्री, फ्रॉम द इंडिपेंडेंस वी आर गोइंग फ्रॉम लाइक इकोनॉमिक ग्रोथ टू वेलबींग, लाइक राइट बेस्ड अप्रोच, लाइक राइट टू एजुकेशन, राइट टू हेल्थ। आफ्टर द बिल्कुल, वी कैन से दैट बिल्कुल, 2005 we have moved from economic growth to economic development and quantitative growth to qualitative growth.
बिल्कुल। हाँ, ये आप जो लिख रहे हो ना वो गवर्नमेंट के फेवर में लिख रहे हो, वो भी लिख सकते हो कि गवर्नमेंट ने खुद ही शिफ्ट किया है फ्रॉम इकोनॉमिक ग्रोथ टू वेलबींग। यस ठीक है, मैम। हाँ, वैसे कर सकते हो, एकदम आराम से कर सकते हो। देखिए मैं आपको बताऊं, आप लोग खुद भी देख रहे हो, आप ऐसे पोस्ट करते हो, सब सब एकदम अलग तरीके से लिखते हैं, एकदम अलग तरीके से। मेरा ऐसे अलग होता है, आप लोगों का ऐसे डील करने का क्वेश्चन को एकदम अलग होता है। बेसिक फंडा ये है ऐसे क्वेश्चन को समझना, फिर कोई भी स्ट्रक्चर यूज करो। ठीक है, अगर ऐसे क्वेश्चन को आप समझ गए तो कंटेंट हमेशा रेलिवेंट रहेगा। ठीक है, एनीवेज, तो ना मेरे ख्याल से सुधांशु आपको आंसर मिल गया होगा। मतलब आपको ना सिर्फ जब आप लोग ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हो, ऐसे क्वेश्चन समझने के बाद ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हो, तो हमेशा मतलब एक तो ना ऐसे क्वेश्चन को समझने का मतलब क्या है कि देखो ये फ्रॉम और ये टू कितना इंपॉर्टेंट है। फ्रॉम इकोनॉमिक ग्रोथ टू वेलबींग, और इस फ्रॉम और टू को अच्छे से ये शिफ्ट एक्सप्लेन कर रहा है। तो जैसे इमर्जिंग थ्रेट्स के बारे में बात हुई, वो थ्रेट अपने आप में बहुत वास्ट है, मगर इमर्जिंग कर देंगे तो अपने आप नैरो हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन समझना स्टूडेंट्स बहुत 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 जरूरी है। ठीक है, एनीवेज, और कोई प्रॉब्लम, कोई और क्वेश्चन, क्वेरी? यस मैम। हम्म मैम मेरा डाउट है रिलेटेड टू ब्रेन स्टॉर्मिंग। मैम मुझे एक प्रॉब्लम होती है जब भी ऐसे या आर्गुमेंट रिपोर्ट लिखता हूँ। मैम मैं इसको मतलब पहले से कुछ पॉइंट पहले से जिससे मैं किस फ्लो में लिखता जाऊँ वो मुझे प्रॉब्लम होती है मैम लिखने में। जब मैं स्टार्ट करता हूँ तो स्लोली स्लोली लिखता चला जाता हूँ, जिससे कभी कभी लगता है मैं डेविएट हो जाता हूँ फ्रॉम द क्वेश्चन। मैम इसको कैसे ओवरकम करें मैम? देखिए जब मैं ऐसे लिखती हूँ ना, तो अभी मैंने एक ऐसे लिखा था अपने टेस्ट ऐसे के आंसर। अभी मेरे पास कोई टीम नहीं है तो मैं खुद ही आंसर लिख रही हूँ। आप बिलीव करोगे, मैं आंसर लिख रही हूँ और मुझे पता चला कि बाय द टाइम मैं सेकंड लास्ट पैराग्राफ में थी, बस कंक्लूजन लिखना था। तो एक होता है ना, जब हम ऐसे लिखते हैं तो हम एक बार वापस से पढ़ते हैं। वापस से क्या, मैं तो मल्टीपल टाइम्स पढ़ती हूँ। मैंने कहा यार ये तो पूरा डेविएशन ही हो गया, पूरा डेविएशन हो गया था। तो फिर मुझे ध्यान आया कि डेविएशन, जब मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, डेविएशन कब होता है, जब हम अपने दिमाग से की कंपोनेंट को एकदम हटा देते हैं, तब डेविएशन होता है। अगर मैं बार बार उस की कंपोनेंट को अपने कंटेंट में लेकर आती हूँ ना, तब डेविएशन नहीं होता है। की कंपोनेंट आप एकदम, या तो बहुत बड़ा सा पेंसिल से कहीं पे क्वेश्चन पेपर में लिख दो कि आई हैव टू फोकस ऑन दिस स्पेसिफिक की कंपोनेंट अपने मेन बॉडी में, तो आपको ध्यान रहेगा। अदरवाइज पता है हम एक फ्लो में लिखते हैं, बस लिखते जाते हैं और फिर वो की कंपोनेंट गायब हो जाता है। मेरे पास तो बहुत टाइम है अपने ही खुद के लिखे हुए आंसर को रिव्यू करने का, बहुत टाइम रहता है मेरे पास। मैं एक एक आंसर पे ना काफी टाइम लगाती हूँ। ठीक है, कभी 2 दिन लग जाता है मेरे को, और उस 2 दिन में मैं करीब 2 बार तो पढ़ती हूँ। ठीक है, और मुझे ना पता चलता है, मैं अपने ही ऐसे को मैं इवेलुएट करती हूँ, राइट। तब जाके एक बेटर ऐसे तैयार होता है। मैं ये नहीं बोलूंगी परफेक्ट, मगर एक बेटर रेलिवेंट कंटेंट तैयार होता है। आप लोगों के पास सिर्फ सिर्फ 17 मिनट होगा एक ऐसे को लिखने में, तो मैं समझ सकती हूँ कितनी प्रॉब्लम होगी आप लोगों को। जब मैं स्टूडेंट थी, जब हमें ऐसे लिखने होते थे, ठीक है, तो मैंने जब अपने स्टूडेंट लाइफ में जो मैंने एक्सपीरियंस किया है कि जब हम एग्जामिनेशन हॉल में चेयर पे बैठ के जब हम लिखते हैं ना आंसर, पता नहीं कहाँ से क्या बहुत एनर्जी मिलती है, बहुत पॉजिटिविटी मिलता है। और है ना, अगर हम, इफ वी आर नॉट अंडर एक्सेसिव प्रेशर, अगर हम प्रेशर में नहीं रहे, तब की बता रही हूँ, आपको कहीं ना कहीं से हेल्प मिलती रहेगी। आई मीन द एंटायर एटमॉस्फेयर ऑफ द एग्जामिनेशन हॉल विल, एंटायर एलिमेंट ऑफ द एग्जामिनेशन हॉल, एग्जामिनेशन हॉल में जितने भी कण हैं, एक एक कण आपको मदद करेगा। मैं आपको सही बता रही हूँ, एक अलग ही मतलब सरचार्ज्ड माहौल रहता है वहां पर। मगर आप प्रेशर में मत रहना, एंग्शियस मत रहना। आप देखोगे वहां की हवा, वहां का टेबल, चेयर, पेन, बॉटल, सब कुछ आपको मदद करने वाला है। आपका खुद बॉडी का एक एक कण आपको मदद करेगा आंसर लिखने में, अगर आप ईमानदारी से लिख रहे हो, आप पढ़ के गए हो। ये मैंने खुद फील किया है। मगर ऐसा भी वक्त आया है मेरे साथ
जब मैं एमएड का एग्जाम देने गई थी, स्टैट्स का पेपर था, ठीक है। तो स्टैटिस्टिक्स, मेरा मैथ्स बहुत कमजोर है, और जो स्टैटिस्टिक्स का पेपर है वो मैथ्स से भी बियॉन्ड है, और अजीब ही था, मतलब उसमें ग्राफ है। मैं, आप बिलीव नहीं करोगे, मैं इतनी ज्यादा नर्वस थी। मेरे टीचर मुझे पढ़ा पढ़ा के थक गए थे, मुझे तो सामने सामने बोले आपका कुछ नहीं होने वाला, आप अपने फ्रेंड से मदद लो, मैं आपको नहीं समझा सकता, ऐसे मुझे साफ साफ बोले थे। हॉस्टल में मेरी फ्रेंड्स लोग मुझे को समझाया, तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ शायद मुझे समझ में आया है। मैंने एग्जाम में बहुत बड़ी गलती की कि मैंने, एक थ्योरी पार्ट होता है, एक स्टैट्स पार्ट होता है, तो स्टैट पार्ट से शुरू करते, जो मेरा वीक पॉइंट था। मतलब 3 घंटे के पेपर में मैंने 2 घंटे स्टैट्स को दे दिया, और मेरा आंसर निकला भी नहीं। मैं उसके बाद जो नर्वस हुई हूँ, मैंने थ्योरी पार्ट भी एकदम बेकार दिया। मुझे ना 33 आउट ऑफ 100 आए थे उसमें, 33, कैन यू इमेजिन? क्यों? क्योंकि मैं बहुत प्रेशर में आ गई थी, मैं बहुत नर्वस हो गई थी, इतनी ज्यादा नर्वस कि मेरा ना हाथ वाथ कांप रहे थे। तो मुझे कोई नहीं मदद करेगा ना, मुझे, मैं खुद अपने आप को मदद नहीं कर पा रही, मेरा पेन मदद नहीं कर रहा है, टेबल चेयर कुछ नहीं मदद कर रहा है, मैं हेल्पलेस थी। ऐसा नहीं था मैं पढ़ के नहीं गई थी, मैं पढ़ के गई थी। अब ऐसा केस, सिमिलर केस हुआ था जब मैं एमएड का एंट्रेंस एग्जाम देने गई थी जामिया में। तो मैं रट्टाफिकेशन बहुत अच्छे से करती हूँ, तो मैंने बहुत अच्छा से, करीब मेरे ख्याल से 20-25, मुझे ध्यान नहीं, मैंने कुछ एसेस को रट्टाफाई किया था, करंट वाला, तो मुझे लगा पक्का पक्का यहीं से आने वाला है। मैंने एसेस तैयार किया था, लिखा था, और जब मैंने क्वेश्चन पेपर देखा, एक भी ऐसा एसे नहीं था कि जो मैंने तैयार किया था। मगर मैंने बोला होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, भाड़ में जाओ, बीएड तो कर लिया है ना, कुछ ना कुछ तो कर लूंगी, ठीक है, मेरे पास ये था। मैं बिल्कुल भी नर्वस नहीं हूँ, मैंने कहा जो ऐसे मैं वही लिखूंगी। मुझे सब मदद कर रहे थे, क्योंकि मैं प्रेशर में नहीं थी, मैं एंग्शियस नहीं थी, मैं खुश होकर एग्जाम दे रही थी। एग्जामिनेशन हॉल का एक एक कण मेरे को मदद कर रहा था, और इतना ब्यूटीफुल ऐसे मैंने लिखा, बहुत ब्यूटीफुल लिखा था, मैं उसको पढ़ रही थी, और मेरा एग्जाम 5 मिनट पहले खत्म हो गया था। मैं अपने ऐसे को पढ़ पढ़ के अपने आप को अप्रिशिएट करी थी, वाह रश्मि तुमने बहुत अच्छा लिखा है। मेरा क्लियर हुआ एग्जाम, फाइनली इंटरव्यू भी क्लियर हुआ। हालांकि मैं जामिया में एडमिशन नहीं ली, क्योंकि मेरा वनस्थली में पहले आ गया था नाम, तो मैं वहां चली गई थी। सो स्टूडेंट्स, एक चीज आप लोगों को ध्यान रखना है, एग्जामिनेशन हॉल में जब आप बैठ जाते तो आप एक चीज का ध्यान रखना, आपको सब मदद करेगा। अगर आप पढ़ के गए हो, आप ईमानदारी से आप लिख रहे हो पेपर, आपको सब मदद करने वाला है। मगर आपको खुद पॉजिटिव होना पड़ेगा, खुद खुश होके एग्जाम देना पड़ेगा, चाहे वो लास्ट अटेम्प्ट हो, चाहे वो फर्स्ट अटेम्प्ट हो, चाहे आपके पास कुछ भी नहीं हो, आगे एकदम डार्क लग रहा हो फ्यूचर, तब भी आपको खुश होके एग्जाम देना पड़ेगा। और सब, एक एक कण, एक एक एटम आपकी मदद करेगा, बिलीव मी, आई हैव एक्सपीरियंस दिस, ठीक है, अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ, ठीक है। ये मेरे स्कूल टाइम में भी हुआ था ऐसा, हालांकि उस समय मेरे पास इतनी अक्ल नहीं थी मैं समझू इस चीज को, मगर जब मैच्योरिटी आती है तो समझ में आता है कि एग्जाम देना कैसे चाहिए, ठीक है, एग्जाम देना कैसे चाहिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्या लिख रहे हो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों चीज। आपका उस समय मेंटल स्टेट क्या है एग्जाम देते वक्त, वो बहुत अच्छे से डिटरमाइन करेगा कि आप कैसे एग्जाम दोगे। तो ये जो मेंटल स्टेट है ना, बहुत ज्यादा डिसाइडिंग फैक्टर होता है, तो इस चीज को आप एकदम काम रखो। कुछ नहीं होने वाला है, एग्जाम नहीं क्लियर हुआ कुछ नहीं होगा, मैं आपको सही बता रही हूँ, जिंदगी चलेगी, मूव करती रहती है जिंदगी, एग्जाम नहीं क्लियर हुआ तब भी क्वेश्चन डिफिकल्ट आए हैं, ठीक है यार, अब क्या कर सकते हैं, इसी को लिखना है। डिफिकल्ट है ना, अनफेमिलियर है ना, मैं तो इसी को लिखूंगा, अब बताओ। एकदम मत नर्वस हो, कुछ नहीं होने वाला, मैं आपको सही बता रही हूँ अपने एक्सपीरियंस से। जिंदगी है ना, चलती रहती है, लोग आपको क्रिटिसाइज करेंगे, पुल डाउन करेंगे, कोई आपको, आपका वेल विशर होगा वो आपको पुश अप करेगा, मगर जिंदगी तब भी चलती रहती है, एकदम कभी जिंदगी रुकेगी नहीं। एक चीज, कोई रहे कोई नहीं रहे, एग्जाम क्लियर हुआ हो नहीं हुआ हो, कुछ मैटर नहीं करता है। मैं देखती हूँ कि कोई कोई चैनल्स है, कोई कोई टीचर्स हैं जो स्टूडेंट्स को बोलते हैं कि 10 दिन स्ट्रैटेजी, 10 डेज पढ़ो एग्जाम क्लियर, 10 डेज पढ़ो पेपर 2 में 100। ये सब प्रेशर है, ये सब प्रेशर देने वाली बात है, ये सब कुछ नहीं है स्टूडेंट। ईमानदारी से पढ़ो, ईमानदारी से एग्जाम दो, खुश होके एग्जाम दो, पॉजिटिविटी रखो, अपने दिमाग को काम कंपोज रखो।
सब कुछ आपके दिमाग में आता रहेगा, क्लिक करता रहेगा। ओके, ये चीज ध्यान रखना। और ब्रेनस्टॉर्मिंग के वक्त आप लोगों को ध्यान रखना है कि मेरे पास बहुत सारे कंटेंट आ रहे हैं, मगर मैं सिर्फ 3 ही लूंगा, और मैं कोई ऐसा कंटेंट नहीं लूंगा जिसको मैं ऐसे क्वेश्चन से कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूं। ठीक है, जैसे संस्कृति ने एनवायरनमेंट का बोला, ठीक है, वो मुझे दिख रहा है डायरेक्ट कनेक्शन, ठीक है, वो दिख रहा है। ठीक है, अब जहां पे स्पिरिचुअलिटी की बात आती है, अगर आप लोग उसको इन्वायरमेंट से कनेक्ट करके स्पिरिचुअल बीइंग पे आओगे तो फिर भी ठीक है, मगर वो भी बहुत टेढ़ी चीज है, मैं आपको बता दूं, इट इज वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, तो थोड़ा सा ना इजी मेथड अपनाओ जिससे डायरेक्ट आपको कनेक्शन मिल जाए ऐसे क्वेश्चन से, और डायरेक्ट रेलिवेंस दिखे डायरेक्ट रेलिवेंस दिखे, पता चला कनेक्शन करने में आपके सारे वर्ड्स कंज्यूम हो गए। ऐसा काम मत करना, ठीक है। और अगर कर भी देते हो एग्जाम में ऐसा काम, तो फिर तब भी खुश रहना, ठीक है। चलो, मैंने बहुत बड़ा काम किया है ना, चैलेंजिंग काम की, कैसे वैसे कनेक्ट कर दिया ऐसे क्वेश्चन से, ठीक है। इसके अलावा और बताइए। मैम कभी कभी ब्रेनस्टॉर्मिंग करते टाइम भी यानी बहुत टाइम लग जाता है, और बहुत टाइम बाद भी कुछ पर्टिकुलर यानी रिलेवेंट कंटेंट फाइंड नहीं होता है। ओके फाइन, अब देखिए, आपको करीब 4 ऐसे क्वेश्चन लिखने हैं, ठीक है। 4 ऐसे क्वेश्चन में, जैसे ये 4 ऐसे क्वेश्चन है, इसको थोड़ा मैं छोटा कर देती हूँ। ये 4 ऐसे क्वेश्चन है। सबसे पहला काम है स्टूडेंट्स कि जब आप लोग एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हो तो ऑब्वियसली पहले पर्टिकुलर्स है उसको फिल करते हो, ठीक है। और उसके बाद अगर टाइम बच भी जाता है ना, अगर सपोज पर्टिकुलर्स फिल करने के बाद इफ यू गेट द क्वेश्चन पेपर, आपको क्योंकि क्वेश्चन का आंसर बुकलेट मिलते हैं, उसके पीछे क्वेश्चन पेपर अटैच होता है, उसके पीछे अटैच होता है। तो मैं क्या करती थी अगर सपोज मैंने पर्टिकुलर्स फिल कर दिया है और मुझे क्वेश्चन पेपर भी हाथ में आ गया है, जैसे जब कॉलेज का एग्जाम देते थे तो आंसर पेपर हाथ में आता था, तो मैं क्वेश्चन पेपर मिलने के पहले ही आंसर लिखना शुरू कर देती थी, क्योंकि मुझे पता है कि क्या क्वेश्चन आने वाला है। अब ऐसे जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है तो यू गेट द क्वेश्चन पेपर, ठीक है। ओएमआर शीट पहले मिल जाता है, फिर क्वेश्चन पेपर कभी कभी पहले मिल जाता है अगर आप फर्स्ट बेंच में बैठे हो, ठीक है, वो डिपेंड करता है। आप सील खोल सकते हो, ठीक है। सील खोल दो, थोड़ा सा ऐसे क्वेश्चन देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे इन्विजिलेटर ज्यादा से ज्यादा क्या बोलेगा, आपने अभी सील क्यों खोल दी, थोड़ा सा डांटेगा, मत डरो, ठीक है, कुछ नहीं होने वाला है। ओ सॉरी मैम, ठीक है, सॉरी 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 मैम, मुझे पता नहीं था, ठीक है, मैंने ऐसे किया हुआ है, ठीक है। फिर है ना, बहुत मतलब एकदम इनोसेंट बन के बहुत सॉरी बोलो, ठीक है। अब सर मैम क्या करें हम, अब तो ऐसा हो गया ना मैम, प्लीज, है ना। तो क्वेश्चन खोलने से ना आपके पास थोड़ा सा ना 2-3 मिनट एक्स्ट्रा मिल जाएगा आपको, या 2 मिनट। अगर नहीं ऐसा कर पाते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब टाइम आता है सील खोलने का, सील खोलने के बाद यू गेट 6 क्वेश्चंस। स्टूडेंट, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है चूज करना कि आपको कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना है। ये चूज करना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब सपोज ये क्वेश्चन आप देख रहे हो, सिविल रॉन्ग इमर्जिंग फ्रॉम रिलीजियस बिगॉटरी कॉन्स्टिट्यूशनली पनिशेबल। अब कोई स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि अच्छा, मुझे रिलीजियस बिगॉटरी का मतलब पता है, एक ही कंपोनेंट को लेंगे, मुझे रिलीजियस बिगॉटरी का मतलब, मैंने इस तरह का काम किया हुआ है, ठीक है, मुझे इसका मतलब पता है, चलो अब मैं एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा हूँ। नहीं स्टूडेंट, ऐसा नहीं करोगे। यू फर्स्ट गो थ्रू दिस इंग्लिश ऐसे क्वेश्चन, हिंदी ऐसे क्वेश्चन, धार्मिक कट्टर नागरिक अपराध संविधान के अंतर्गत दंडनीय, सब अच्छे से पढ़ो। देखो, आप सारे की कॉम्पोनेंट्स को अच्छे समझ पा रहे। सिविल रॉन्ग का मतलब क्या होता है ये समझ पा रहे हो। नागरिक अपराध अगर हम बोल रहे हैं तो इसमें क्या क्या होता है वो समझ पा रहे हो। अगर नहीं समझ पा रहे हो तो फिर मुश्किल है, फिर मत करो। और अगर समझ पा रहे हो उसका 3 एस्पेक्ट तुरंत का तुरंत लिखो। नागरिक अपराध का मतलब क्या हुआ, हम कैसे बोलेंगे कि ये नागरिक अपराध है। गॉट इट। अगर आपने क्वेश्चन के की कंपोनेंट को पूरे अच्छे से समझ लिया, सारे की कंपोनेंट को, उसमें स्पेसिफिक जनरल, तब तो आप उस क्वेश्चन को चूज करिए, वरना मत करिए। तो सबसे पहले चॉइस, इसमें इट विल टेक टाइम, मैं मानती हूँ इसमें टाइम लगेगा, ठीक है। अगर सील पहले खोल लेते तो बहुत ही अच्छी बात है,
सील नहीं भी खोलते हो ना स्टूडेंट्स, देन ऑल्सो यू विल बी एबल टू रीड। वो जो पेज का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है ना, ऊपर वाला जो एज, ठीक है ना, सील यहाँ पर होती है, बीच में सील होती है, तो ऐसे थोड़ा सा यू कैन टीप इनसाइड। ठीक है, ये सब मैंने किया है, कुछ नहीं होता है। फिर वो इन्विजिलेटर आके गुस्सा करता है, बस इनोसेंट बन जाओ, ठीक है, अपना सर झुका लो, सॉरी मैम अब क्या करें, ठीक है। तो ना इससे 2-3 मिनट टाइम एक्स्ट्रा मिल जाता है, ऐसे कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा चीज, आप लोग जो मैंने आप लोगों को पहले बताया कि ऐसे क्वेश्चन देखकर की कंपोनेंट जो है वो समझो, अगर समझ में आ रहा है तो। नेक्स्ट से आपने 4 ऐसे क्वेश्चन चूज कर दिया जो एकदम टोटली अनफेमिलियर है, और लगता है अनफेमिलियर भी, और लगता है कि बहुत रिस्की है इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना। फिलोसफिकल क्वेश्चन जो होता है वो बहुत रिस्की होता है अटेम्प्ट करना, ठीक है, जो इस बार आया भी था ईस्टर्न विजडम वाला, ठीक है, जैसे प्रमोटिंग इनोवेटिव आउटलुक इन एजुकेशन। तो इसमें इंपॉर्टेंट है इनोवेटिव आउटलुक। तो अब इनोवेटिव आउटलुक में आजकल कोडिंग आ गया है, एआई आ गया, फिर आपका तीन 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 चीज बस लो, खत्म करो काम, बस 3 चीज लो, अब उसी को बताओ। डिजिटल लर्निंग आ गया, ठीक है, एजुकेशन को किस तरह से, पैसे पहले एजुकेशन में इस तरह से होता था कि टीचर वॉज अ सेंटर हेड इन द एजुकेशन सिस्टम, ठीक है, और ये इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस टीचर वॉज द सेंटर हेड, मगर अब स्टूडेंट्स इज द सेंटर हेड। तो स्टूडेंट अगर, अब स्टूडेंट पैसिव लर्निंग नहीं कर रहे हैं, स्टूडेंट्स को एक्टिव लर्निंग करना है, तो एक्टिव लर्निंग के लिए ऑडियो विजुअल मेथड होना चाहिए, ठीक है। तो बस 3 एस्पेक्ट लो और खत्म करो, ये बहुत इजी है, मगर उसमें सिर्फ 3 एस्पेक्ट लो, वरना तो डूब जाओगे फिर इसी में। गॉट इट। अब हिमांशु ने जो क्वेश्चन पूछा ब्रेनस्टॉर्मिंग, जब आप क्वेश्चन को बहुत अच्छे से चूज कर लेते हो, ठीक है, इट विल टेक टाइम स्टूडेंट्स, करीब 3 मिनट तो लेगा ही लेगा क्वेश्चन को चूज करने में। और इसीलिए मैं कह रही हूँ एक प्रैक्टिस बना लो क्वेश्चन को समझने का। जैसे अभी हमने एक एक्सरसाइज की है ना क्वेश्चन समझने की, ये वाला, तो ये अगर प्रैक्टिस होगा ना तो आपको समझ में आ जाएगा। इंग्लिश वर्ड नहीं समझ में आ रहा है, हिंदी में जाओ, हिंदी वर्ड नहीं समझ में आ रहा है, इंग्लिश में जाओ, ठीक है। अब ब्रेनस्टॉर्मिंग में 2 चीज होता है, कि जब आप ये एक्सरसाइज करते हो ब्रेनस्टॉर्मिंग का, तो 2 चीज होगा, एक तो बहुत कंटेंट मिलेंगे और दूसरा कुछ कंटेंट नहीं मिलेंगे। जब कुछ कंटेंट नहीं मिल रहे हैं ना, इसका साफ मतलब है, 2 मतलब है, एक तो आप पढ़ के नहीं गए हो, दूसरा आपने क्वेश्चन नहीं समझा है, सिर्फ ये 2 ही मतलब होगा, ठीक है। हाँ, एक और मतलब हो सकता है कि आपने ऐसा क्वेश्चन चूज कर लिया जो टोटली अनफेमिलियर हो, एक ये भी हो सकता है रीजन। ये 3 ही रीजन होगा। पढ़ के नहीं गए हो, उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नहीं समझे हो, तो इसका मतलब आप प्रिपरेशन के दौरान आपने वो प्रैक्टिस नहीं की क्वेश्चन समझने की, ठीक है। हम राइटिंग सेक्शन बैच में यही तो कर रहे हैं, क्वेश्चन दे रहे हैं, क्वेश्चन को समझो, ठीक है। हालांकि मैंने बहुत कम स्टूडेंट्स का लिखा है, अभी मैं जब पेपर में इवेलुएट करती हूँ, बहुत कम स्टूडेंट का लिखा है मैंने इररेलेवेंट कंटेंट, टोटली इररेलेवेंट कंटेंट मैंने अभी किसी भी स्टूडेंट का नहीं लिखा, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। हाँ, किसी किसी पैराग्राफ में जरूर लिखा है, मगर पूरा का पूरा ऐसे इररेलेवेंट नहीं लिखा, ये अच्छी बात है। अब हम ब्रेनस्टॉर्मिंग में आते हैं, ठीक है। अगर आप पढ़ के आए हो, क्वेश्चन भी समझ में आया, तो आपके पास बहुत सारे कंटेंट आएंगे स्टूडेंट्स, बहुत सारे। तो आपको ऐसा कंटेंट चूज करना है जो जिसमें रिस्क फैक्टर कम हो, ठीक है, मतलब कनेक्टिविटी क्वेश्चन से, डायरेक्ट कनेक्टिविटी मिले क्वेश्चन से। जैसे इनोवेटिव आउटलुक इन एजुकेशन है, तो इसमें ना 3 एस्पेक्ट अगर आप लोगे, ठीक है, इनोवेटिव आउटलुक में, पहला इनोवेटिव आउटलुक क्या है कि हम टीचर को नहीं, स्टूडेंट को सेंटर हेड बना के करेंगे, ठीक है। तो ये एक इनोवेटिव आउटलुक है। अब होता क्या है स्टूडेंट्स, टीचर में भी ना ईगो प्रॉब्लम होता है, ठीक है। वो क्लास में जाते हैं तो उनको लगता है कि वो परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, बड़ा सा प्लेटफॉर्म होता है, उस पर खड़े होके वो पढ़ा रहे होते हैं। तो किसी किसी टीचर को लगता है आई नो एवरीथिंग, दैट्स व्हाई आई एम एबल टू टीच द स्टूडेंट। मगर अभी का जो सिनेरियो क्या है कि टीचर जो है वो नॉलेज को, एक चीज ध्यान रखना, टीचर डजंट क्रिएट नॉलेज, टीचर नॉलेज क्रिएट नहीं करता है। जो नॉलेज क्रिएट कर रहा है ना, वो बहुत मतलब उसका जो स्टेटस है वो बहुत बड़ा होता है। तो टीचर डजंट क्रिएट नॉलेज, टीचर व्हाट दे डू, दे डिसेमिनेट नॉलेज, वो नॉलेज को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं,
ठीक है, तो टीचर को ये चीज समझना चाहिए। आजकल तो गूगल है, चैट जीपीटी है नॉलेज को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। गॉट इट? तो इसीलिए टीचर को क्या करना चाहिए, उसको अपने अपना जो ईगो है उसको बहुत रिड्यूस करना चाहिए, और इस चीज को समझना चाहिए कि जो मैं नॉलेज दे रही है वो स्टूडेंट्स कहीं से भी ले सकते हैं, कहीं से भी। उनको सिर्फ क्या करना है, नॉलेज को डिसेमिनेट करते वक्त बहुत इजी मेथड यूज करना है, इजी मेथड, ताकि बच्चे तुरंत ग्रास्प करें। नेक्स्ट, इमोशनल कनेक्टिविटी। जो गूगल से मिलेगा उसमें कोई इमोशनल कनेक्टिविटी नहीं होगा। ठीक है, तो एक इनोवेटिव आउटलुक अगर हम टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो टीचर का स्टेटस आज के दौर में, आज के टेक्नोलॉजिकल एरा जो चल रहा है उसमें टीचर का पोजीशन बहुत रिड्यूस हो गया है। तो टीचर को दो काम करना है, एक तो अपने आप को इमोशनली कनेक्ट करना चाहिए स्टूडेंट्स को, दूसरा अपने आप को सेंटर हेड नहीं समझना चाहिए इन द मैटर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग नॉलेज। ठीक है, टीचर को एक इजी मेथड, ऑडियो विजुअल मेथड, बहुत प्यार से नॉलेज को डिसेमिनेट करना चाहिए। ये एक इनोवेटिव आउटलुक है। रही बात स्टूडेंट्स की, तो स्टूडेंट्स अब पैसिव लर्नर नहीं है, एक्टिव लर्नर है। तो उनके ऑडियो विजुअल मेथड पहला चीज। दूसरा चीज, एजुकेशन को हमें, अगर एक टीचर हो गया, फर्स्ट पॉइंट इनोवेटिव आउटलुक में फर्स्ट टीचर हो गया। दूसरा क्या होगा, दूसरा आप ले सकते हो कि स्टूडेंट एक्टिव लर्नर हो, तो उनको एक्टिव लर्नर के लिए उनको क्या देना चाहिए, ऑडियो विजुअल मेथड देना चाहिए जिसमें उनका सारे सेंसेस काम में हो। जब टीचर पढ़ाता है तो उनका सिर्फ, अभी मैं पढ़ा रही हूँ तो आप सिर्फ सुन पा रहे हो, ठीक है, मगर ऐसी लर्निंग जिसमें स्टूडेंट्स चीजों को देख भी पा रहे हैं, उसको समझ भी पा रहे हैं, ग्रास्प कर पा रहे हैं, ऑल सेंसेस आर यूज्ड, ठीक है, मोटर सेंसेस यूज हो रहा है सब, तो वो एक इनोवेटिव आउटलुक होगा। ठीक है, ऐसे करके एक और आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ले सकते हो। आप क्या बोलते हैं उसको, स्किलफुल एजुकेशन का, मतलब एजुकेशन जिसमें स्किल्स दी जाए, आप उसके बारे में बात कर सकते हो। क्योंकि अगर एजुकेशन में स्किल नहीं दी गई ना, तो स्टूडेंट्स निकलेंगे और सिर्फ डिग्री होल्डर्स रहेंगे, उनके पास जॉब नहीं रहेगा। ठीक है, तो सिर्फ 3 एस्पेक्ट, इसके अलावा कुछ नहीं। नॉन परफॉर्मिंग पार्लियामेंट है, उसमें भी 3 एस्पेक्ट लो। कैसे पता चल रहा है कि पार्लियामेंट परफॉर्म नहीं कर रहा है? ये भी हिंदू से लिया गया था, एडिटोरियल कॉलम से। ठीक है, अगर आप लोग ये सेम लिखोगे ना, तो आप लोगों को हिंदू एडिटोरियल का आ जाएगा हेडलाइन। एनीवेज, उसमें भी सिर्फ 3 एस्पेक्ट लो। क्या 3 एस्पेक्ट लोगे, मुझे बताओगे? हिमांशु, चलिए हिमांशु आप सोचिएगा। हर्ष आप बताइए, कौन सा एक एस्पेक्ट बस बताइए। नॉन परफॉर्मिंग पार्लियामेंट, आपको इसको मतलब इसको सपोर्ट करना है कि पार्लियामेंट परफॉर्म नहीं कर रहा है। ठीक है, तो आप, एक चीज है, ऐसे क्वेश्चन के आप अगेंस्ट भी लिख सकते हो, ऐसे नहीं। अच्छा, नॉन परफॉर्मिंग पार्लियामेंट, तो कोई बीजेपी का भक्त होगा, बोलेगा नहीं नहीं पार्लियामेंट तो बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहा है, कैसे नॉन परफॉर्मिंग है? तो वो हो सकता है फेवर में लिखे, तो बिल्कुल लिख सकते हो फेवर में। अब कोई कांग्रेस का भक्त होगा तो वो तो बोलेगा पार्लियामेंट परफॉर्म नहीं कर रहा है। ठीक है, तो वो आप पर डिपेंड करता है। ठीक है, आप इसके अगेंस्ट भी लिख सकते हो, इसके फेवर में भी लिख सकते हो। मैं अगेंस्ट में लिखूंगी, अगर मैं लिखूंगी तो मैं अगेंस्ट में नहीं, सॉरी, मैं फेवर में लिखूंगी कि पार्लियामेंट परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो सबसे पहली चीज है, हर्ष आप बताइए, आप पहले अगेंस्ट में लिखोगे कि फेवर में लिखोगे? मैम अगेंस्ट, फेवर में ही लिखेंगे मैम। अच्छा, एक और चीज स्टूडेंट्स, आप लोग है ना बैलेंस्ड ओपिनियन रख सकते हो, यस मैम, है ना? लास्ट में मैम कंक्लूजन से पहले थोड़ा बहुत करेक्ट, भी ले हाँ। सकते जैसे अगर सपोज आप लोग फेवर में लिख रहे हो, तो कंक्लूजन के पहले आप थोड़ा सा अगेंस्ट में लिख सकते हो। अगर आप अगेंस्ट में लिख रहे हो, तो कंक्लूजन में थोड़ा सा फेवर में लिख सकते हो, कंक्लूजन के पहले वाले पैराग्राफ। वो डिपेंड करता है आप स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। कोई कोई स्ट्रक्चर कैसे बनाएगा कि एक ही पैराग्राफ में अगेंस्ट और फेवर, ठीक है, वो अच्छे से आपको कनेक्टिविटी करना होगा, इसमें थोड़ा सा चैलेंजिंग रहता है। एनीवेज, अच्छा, अब आप फेवर में लिखोगे। हर्ष क्या दोगे इसमें? एक सिर्फ मुझे ना एक एस्पेक्ट बताओ, कैसे पता चल रहा है पार्लियामेंट परफॉर्म नहीं कर रहा है?
मैम एक तो 3 सेशन होते हैं, उसके बाद फिर मैम बीच बीच में जो छुट्टियां मिलती हैं वो भी पार्लियामेंटेरियंस को बहुत लंबी लंबी मिल जाती हैं, और साथ ही साथ जो सेशन चलते भी हैं उसमें भी पॉलिटिकली वेस्टेड इंटरेस्ट पे वो ज्यादा फोकस करके डिबेट करते हैं, ना कि जो डेमोक्रेटिकली मैम ज्यादा अच्छी वैल्यूज हैं उनको वो अच्छा कंसिडर अब, नहीं करते हाँ हैं इस अब टाइप का। सुनिए सुनिए हर्ष, आपने 2 एस्पेक्ट ले लिया, ठीक है। पहला एस्पेक्ट की रिड्यूस सेशन डिक्रीज है, मतलब कि कम है सेशंस, पार्लियामेंट्री सेशंस जो होते हैं ना वो कम, ठीक है। दूसरा है क्वालिटी ऑफ डिस्कशंस, लिया है ना 2 एस्पेक्ट, तो एक पैराग्राफ क्या हो गया सेशंस का, ठीक है, सेशंस पर नंबर ऑफ सेशंस। दूसरा एस्पेक्ट क्या हो गया क्वालिटी ऑफ डिस्कशन, ठीक है। अच्छा अब चलिए हिमांशु आप बता सकते हैं कोई एक और? मैम शायद से डिफेक्शन। डिफेक्शन, डिफेक्शन उसको कैसे कनेक्ट करोगे? अब मैं नहीं कर पा रही हूँ, कैसे कनेक्ट करोगे डिफेक्शन को? मैम होता है ना, तो किसी किसी ने डिफेक्शन कर लिया तो वो चीजें भी टाइम कंज्यूमिंग हो जाती है, तो उससे भी डिले होता है वर्क में। कोई और कनेक्ट कर पाएगा डिफेक्शन को नॉन परफॉर्मिंग पार्लियामेंट से? कोई भी? मैम री इलेक्शन करवाना पड़ता है, या तो फिर उसमें अच्छा ये टाइम मतलब कि अच्छा ऐसे आप डिफेक्शन को ऐसे ले सकते हो कि वो अननेसेसरी टाइम को कंज्यूम करता है पार्लियामेंट में, ये ले सकते हो कि जो पब्लिक इंटरेस्ट वाली जो चीजें हैं ना उस पे डिबेट ना होके डिफेक्शन पे होती है, उसमें आपका री इलेक्शन होता है, ये कर सकते हो। अरे पता नहीं कैसे कनेक्ट करोगे। यस मैम। हाँ ऐसे हो सकता है वैसे कनेक्शन, ठीक है। तो स्टूडेंट सिर्फ 3 एस्पेक्ट लो, अब उसके बाद थोड़ा सा फेवर में लिख दो, ठीक है। और पार्लियामेंट्री कमिटीज में नहीं जाती है बिल, बहुत कम जाती है, उस पर भी डेटा आया हुआ है। तो हमें ना ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, 5 आ गया 6 आ गया 7, अरे नहीं बस 3 लो खत्म करो। एग्जामिनर देखता है कि आप रेलिवेंट कंटेंट दे रहे हो, ये नहीं देखता कितना ज्यादा दे रहे हो। रेलिवेंट कंटेंट दो, उसको इलैबोरेट करो और कंक्लूड कर दो, खत्म। और जो आपका इंट्रोडक्शन होगा उसमें पार्लियामेंट का रोल जो है डेमोक्रेसी में, पिवटल रोल जो प्ले करता है पार्लियामेंट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में, उसके बारे में बता दो, पार्लियामेंट का इंपॉर्टेंस बता के उसका नॉन परफॉर्मेंस बता दो, काम खत्म। ये तो ना ब्रेनस्टॉर्मिंग में ना आपका ना टाइम बहुत ज्यादा लगेगा अगर आप बहुत अंदर तक जाने की कोशिश करोगे। क्वेश्चन को समझने के लिए यू गो इनसाइड इन बिटवीन, ठीक है, मगर कंटेंट लिखते वक्त आपको है ना कोशिश करना है कि है ना जो भी आपके दिमाग में आ रहा है आप उसको बस 3 एस्पेक्ट को लो और उसी को इलैबोरेट करो। फिर बहुत अंदर जाने की कोशिश करोगे, अच्छा ये वाला भी डेटा ले लो, ये वाले भी डेटा। मैंने देखा है स्टूडेंट्स को एक ही ओपिनियन को सपोर्ट करने के लिए 2-3 डेटा देते हैं। जैसे एक बार संस्कृति ने किया था किसी एस्से में, तो मैंने उसका लिखा था वन पीस ऑफ डेटा इज इनफ, ठीक है। एक ही चीज को सपोर्ट करने के लिए 2-3 डेटा देने की क्या जरूरत है, इस टाइम कंज्यूमिंग है। ओके मैम ये इसमें एक वो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी जरूरी होना चाहिए, ऐसा कुछ कर सकते हैं कि मैम ये बायस हो जाएगा? नहीं ये मत करना, क्योंकि आजकल मैम डिबेट जो चल रहा है थोड़ा वो नॉन परफॉर्मिंग पार्लियामेंट में देखो एजुकेशन हो ना हो उससे पार्लियामेंट के परफॉर्मेंस या अंडर परफॉर्मेंस में कैसे कनेक्ट कर पाओगे? क्योंकि मैम फिर जो डिबेट है मैम वो हेल्दी डिबेट नहीं हो पाती है, अगर थोड़े बहुत तो एजुकेशनली ये अच्छा एक अच्छे सेकेंड, होंगे तो इस टाइप के। ये आपका ना सजेशन में जाएगा। ओके ओके मैम। हाँ यहाँ दे सकते हो, सजेशन में जाएगा ये। अब स्टूडेंट्स देखिए आप लोगों को 4 ऐसे लिखना है, ठीक है। तो एक बार आप लोग बुक में देखिए, फर्स्ट बुक का 2nd पेज में जो आप लोगों को बुक मिली है राइटिंग सेक्शन की, उसमें ऐसे में कितना टाइम दिया गया है। अच्छा एक और चीज, स्टूडेंट्स जिसने भी आर्गुमेंट में इंट्रोडक्शन INTRO ये नहीं लिखा है और जिसने भी कंक्लूजन में CON CLU SION नहीं लिखा है वो अपना मुझे आंसर स्क्रिप्ट सेंड करे। जिसका भी मैंने लिखा यू हैवंट रिटन कंक्लूजन CON CLU,
ठीक है, वो अपना मुझे आंसर स्क्रिप्ट सेंड करेंगे, मुझे उसमें भी आप लोगों को बात करनी है और फिर मैं क्लास एंड करूंगी। हेलो मैम। हाँ बताइए। मैम 1 घंटा और 10 मिनट बुक में दिया है। मैम 1 hour 10 minutes for whole 4 essays. 1 hour 10 minutes, ठीक है, तो Yes यानी मैम, एक around 17 to 18 हाँ minutes. 17 to 18 मिनट्स ले रहा है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स, जैसे हिमांशु पूछ रहा था कि ब्रेनस्टॉर्मिंग बहुत ज्यादा टाइम ले लेता है, ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप लोगों को ध्यान रखना है कि ब्रेनस्टॉर्मिंग बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है तो आप मत दो ना टाइम ब्रेनस्टॉर्मिंग को इतना ज्यादा, ठीक है। आपको क्या करना है, एक ऐसे में 17 to 18 मिनट्स लग रहे हैं, तो आपको क्या करना है, से 18 मिनट्स लग रहे हैं, तो आप एकदम यू कीप द ट्रैक ऑफ टाइम कि मुझे 3 मिनट से ज्यादा नहीं देना है ब्रेनस्टॉर्मिंग में, 2 मिनट से ज्यादा नहीं देना है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर आप लोग बहुत ज्यादा ही मतलब इनसाइड डिटेल्स में जाने की कोशिश करोगे ना तो फिर बहुत मुश्किल है, एकदम ऊपर ऊपर देखो। और एक एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जब 4 ऐसे क्वेश्चन है, आपको जो ऐसे क्वेश्चन बहुत इजी लग रहा है ना उसको सबसे पहले अटेम्प्ट करो। अरे इसमें तो है ना, जैसे प्रमोटिंग इनोवेटिव आउटलुक इन एजुकेशन, क्या है इस ऐसे में, कुछ नहीं है। प्राइस राइज कॉज एंड इफेक्ट, क्या है इस ऐसे क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं है। इमर्जिंग थ्रेट्स टू इंडियाज इंटरनल सिक्योरिटी, अगर इस ऐसे क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए, सिर्फ थ्रेट ना देखकर इमर्जिंग देखे, तो आपको पता चल जाएगा अच्छा मुझे तो 3 ही चीज लिखनी है, खत्म, मुझे नक्सलाइट माओइस्ट ये सब के बारे में कुछ भी बात नहीं करनी है। तो जो जिसमें आपका आसानी से आपको ऐसे क्वेश्चन समझ में आ रहा है, आप तुरंत का तुरंत है ना उसमें ब्रेनस्टॉर्मिंग करिए, 2 से 3 मिनट, उससे ज्यादा मत लगाइएगा। आप सीधे ऐसे, फिर अगर आपको लग रहा है इससे ज्यादा लग रहा है आप छोड़ दीजिए, आप ऐसे लिखिए 2-3 एस्पेक्ट। आप तो मुझे लगता है कि जब हम ऐसे क्वेश्चन, इनफैक्ट एक चीज ध्यान रखना सूरज, ब्रेनस्टॉर्मिंग इंक्लूड्स कॉम्प्रिहेंशन ऑफ ऐसे क्वेश्चन एज वेल। इसका मतलब जो 2-3 मिनट लगेगा ना उसमें आपको ऐसे क्वेश्चन भी समझना है और ब्रेनस्टॉर्मिंग भी करना है। आप सोचिए, यानी आप 1 मिनट 1.5 मिनट से ज्यादा आप ऐसे क्वेश्चन को समझ भी नहीं सकते हो, इसीलिए हिंदी इंग्लिश दोनों को पढ़ो। ये सब है ना, आप लोग अगर टेस्ट पेपर्स अटेम्प्ट करते हो तो टेस्ट पेपर जब अटेम्प्ट करते हो आपको क्वेश्चन मिलता है, ठीक है, उसमें यू सी कि 3 मिनट में आप ऐसे क्वेश्चन और ब्रेनस्टॉर्मिंग कर पा रहे हो या नहीं, ठीक है, जब आप टेस्ट पेपर अटेम्प्ट करोगे, मॉक टेस्ट पेपर्स, ये बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स, क्योंकि एटलीस्ट यू नीड टू हैव 15 मिनट्स फॉर राइटिंग द एस्से। 300 वर्ड्स को आपको 15 मिनट्स पे लिखना है, क्योंकि सिर्फ आपको लिखना ही नहीं है, आपको सोचना भी है ना। ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के बाद भी, 3 एस्पेक्ट्स निकालने के बाद भी आपको सोचना पड़ेगा ना, ऐसे थोड़ी ब्लाइंडली हम लिखेंगे। तो 15 मिनट्स तो यू नीड, पक्का पक्का। एक और चीज, अगर आपकी प्रेसी छूट जाती है ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, सही बता रही हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोशिश करो नहीं छोड़ो, मगर छूट जाती है तो डोंट वरी, ठीक है। ऐसे रिपोर्ट, आर्गुमेंट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर, ये बहुत जरूरी है अटेम्प्ट करना, ठीक है। अब तो ये बैच खत्म ही होने वाला है और आप लोगों को मिनी टेस्ट मिलेगा, ठीक है, तो मिनी टेस्ट में आपको 2 ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, उसमें आप लोग देखना ब्रेनस्टॉर्मिंग करके, ठीक है, 3 मिनट से ज्यादा नहीं, ऐसे क्वेश्चन को समझना और ब्रेनस्टॉर्मिंग करना, दोनों। अच्छा, इसके अलावा मुझे भेजा ही नहीं किसी ने जिसने आर्गुमेंट में कंक्लूजन नहीं लिखा है। मैम, हाँ हर्ष बताइए। मैम क्या मतलब कभी कभी मैम ऐसा होता है ना, जैसे पर्टिकुलर आर्गुमेंट में कि हर एक आर्गुमेंट को सपोर्ट करने के लिए मैम डेटा नहीं होता है, मतलब कभी कभी इतना डेटा ध्यान में नहीं आता, तो मैम कैसे इस प्रॉब्लम को डील करें, या तो फिर सुनो, मतलब कहीं पे भी नहीं, एसे में या हाँ फिर रिपोर्ट में। कोई प्रॉब्लम नहीं है हर्ष, ऐसे लिख दो, ठीक है। अगर नहीं ध्यान में आ रहा है ना, मगर लिखो, ठीक है, मतलब नहीं लिखने तो अच्छा लिखना है ना। मतलब मैम डेटा के बिना भी मतलब हाँ किया हाँ जा लिखो, सकता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो तो एग्जामिनर पर है। ओके मैम। अब आप है ना मेरा आर्गुमेंट का एक बार आप लोग देखना, 2-3 आर्गुमेंट सिलेक्ट करके एक बार पढ़ना, ठीक है। किसी किसी आर्गुमेंट मुझे खुद भी पता है कि 3 पॉइंट्स मैंने दिया, सपोज फॉर में 2 पॉइंट दिया,
तो आप देखोगे कि फॉर के एक ही पॉइंट में डेटा है, सेकंड पॉइंट में डेटा ही नहीं है, बस ऐसे एक्सप्लेन कर दिया है ऐसे आर्गुमेंट्स। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिखना जरूरी है। और अगर थोड़ा आपको विदाउट डेटा भी अगर आपको लॉजिक मिलता है, ओके, सपोज डेटा नहीं है मगर लॉजिक है आपके पास, वो लॉजिक से एक्सप्लेन कर दो। ओके मैम, थैंक यू मैम। अरे किसने कंक्लूजन नहीं लिखा है, यही तो दिक्कत है, मुझे नाम याद नहीं है। एनीवे स्टूडेंट्स, अगर आप लोग कंक्लूजन नहीं लिखोगे, चलिए मैं एक ना विपुल का दिखा देती हूँ आप लोगों को। ठीक है, ये विपुल का है। ठीक है, देखिए विपुल ने इंट्रोडक्शन ऐसे, देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, वो मैं अपना पर्सनल प्रेफरेंस बता रही हूँ, वरना कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे विपुल ने इंट्रोडक्शन लिखा है, इंट्रोडक्शन के बगल में उसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्ट कर दिया। मेरा पर्सनल प्रेफरेंस ये है कि इंट्रोडक्शन के नीचे स्टार्ट करोगे तो ज्यादा ब्यूटीफुल लगता है, बस। ठीक है, जैसे फॉर के नीचे है तो वैसे इंट्रोडक्शन, फॉर के नीचे पॉइंट्स है, वैसे इंट्रोडक्शन के नीचे भी ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसे करके आ जाए तो ज्यादा बेटर लगेगा। ठीक है, बहुत ब्यूटीफुल तरीके से लिखा है, बहुत नीट है, टाइडी है। अब जैसे इसने कंक्लूजन लिखा है, ठीक है, अब स्टूडेंट्स क्या है कि कोई कोई है ना कंक्लूजन नहीं लिखता है, ये वर्ड ही, ये टर्म नहीं लिखता है। अब ये टर्म नहीं लिखेंगे, सपोज ये टर्म हट गया, मैं कैसे हटाऊं इसको, इससे हट जाएगा क्या? क्या ये तो हाईलाइट हो गया। एनीवेज, इससे हटेगा क्या? चलो एनीवेज, तो अरे क्या हुआ, रहने दो। अगर सपोज ये कंक्लूजन, ये टर्म नहीं लिखता है और इसने यहीं से स्टार्ट कर दिया, जुडिशियस एप्लीकेशन ऑफ एआई, ठीक है, तो आपको पता है क्या लगेगा, ये लगेगा ये थर्ड पॉइंट का एक पार्ट है और इसने पैरा चेंज किया हुआ है। अगर आप कंक्लूजन नहीं लिखते हो तो ऐसा फील होगा, थर्ड पॉइंट का ये वाला पार्ट है, पता ही नहीं चलेगा ये कंक्लूजन है। इससे स्टूडेंट्स कंक्लूजन लिखना है। किसी ने नहीं लिखा है और वो स्टूडेंट है, वो हर आंसर स्क्रिप्ट में, आर्गुमेंट वाले में नहीं लिखता है कंक्लूजन। मुझे अब नाम नहीं पता है, मैं बार बार बोलती हूँ कंक्लूजन लिखो, मगर हर बार नहीं रहता, ये वर्ड ही नहीं रहता है, आप लोग को ही दिक्कत होगी। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना। एनीवेज, कुछ और प्रॉब्लम है, कोई और क्वेश्चन? एक्सक्यूज मी मैम, हाँ संस्कृति बताइए। ग्रामर रिलेटेड है मैम, मतलब अप्रोच से रिलेटेड कुछ पूछना था, पूछ लो बाद में। हाँ बताइए। मैम ये पूछना था मैम, जैसे वो बुक के पीछे टेस्ट दिए हुए हैं, तो मैम वो सॉल्व हो रहे हैं, मतलब 16-17 क्वेश्चन हो जा रहे हैं, लेकिन जो नहीं हो रहे, अब उसके लिए मैम वापस से चैप्टर रिवाइज करें पूरा, नहीं, अब या फिर बस जो आंसर दिया है? नहीं नहीं नहीं, संस्कृति देखो, डिपेंड करता है कि क्वेश्चन वो आपसे सॉल्व क्यों नहीं हो रहा है, रीजन क्या है। क्या आपको रूल याद नहीं है? दूसरा, रूल याद है, नहीं रूल याद नहीं, रूल पता नहीं है, पहला। दूसरा, रूल पता नहीं है तब तो आपको जाना पड़ेगा। दूसरा, रूल याद नहीं है, ठीक है, रूल याद नहीं है तब आपको है ना जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जब आंसर देखोगे तो आपको रूल क्लिक कर जाएगा। तीसरा, रूल याद है मगर क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त क्लिक नहीं किया, ऐसे में भी आपको चैप्टर में जाने की जरूरत नहीं है, आप आंसर देख के पता चल जाएगा। तो क्या रीजन क्या है वो आपको देखना पड़ेगा। और केयरलेसनेस भी एक होता है। ठीक है, तो रीजन क्या है? मैम मतलब ऐसे तो आंसर देख के तो समझ आ रहा है कि ये इसलिए गलत हुआ है, और मतलब जो रूल रह जाता है वो पीछे से देख भी लेते हैं, पर ऐसे ओवरवेलमिंग लग रहा था, मुझे लग रहा था कि शायद दोबारा ग्रामर का ये वापस रिवाइज करना चाहिए, नहीं, पर वो बहुत टाइम। नहीं नहीं नहीं, रिवाइज मत करना, टाइम नहीं है अब। आपने वैसे भी पूरी क्लास अटेंड की, एकदम रिलीजियसली की है। ठीक है, और मुझे ऐसा लगता है कि आप अगर ग्रामर के क्वेश्चन का आंसर नहीं कर रहे हो, या तो वो केयरलेसनेस होगा या तो रूल क्लिक नहीं किया होगा। तो अगर रूल क्लिक नहीं किया है, आंसर देखकर रूल क्लिक कर रहा है या नहीं कर रहा है? मैम आंसर देख के तो समझ आ जाता है कि ये बस इसलिए हाँ, गलत हुआ।
नहीं, तो रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, इट विल टेक बहुत ज्यादा टाइम। और अभी आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है पेपर सॉल्व करने का। और संस्कृति, यस, आप जब ये ग्रामर का क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे पूरा, जो ग्रामर की बुक में लास्ट में दिया हुआ है, कितना दिया है, 45 प्रैक्टिस सेट्स है शायद। यस मैम, 45 या 47। हाँ 47, जितना भी, उसको पूरा कर लेना। वो खत्म होने के बाद आपको क्या करना है, आप है ना यूपीएससी सिविल्स का इंग्लिश कंपलसरी का पेपर आता है, देखा है आपने? मैम अभी तक तो चेक नहीं करा, पर हाँ हाँ आता ठीक है। है, आता है इंग्लिश कंपलसरी सॉल्व्ड पेपर। मेरे पास 1988 से, मुझे एक कबाड़ी वाले के पास मिल गया था तो मैंने उससे ले लिया, ठीक है, मेरे पास तो 1988 से है। मगर अभी जो मिल रहा है लास्ट 10 ईयर्स का मिल रहा होगा, ठीक है। तो जब आप ये कर लो, क्योंकि आपको पूरा टिल अगस्त आपको ग्रामर की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, आप उसको फिर प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। दोनों में डिफरेंस क्या है, सीएपीएफ और इंग्लिश सिविल्स का इंग्लिश कंपलसरी में, सीएपीएफ में 25 मार्क्स का ग्रामर है, सीएपीएफ जो सिविल्स वाला है उसमें 50 मार्क्स का ग्रामर है, पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस है, जो मेक द सेंटेंस आता है इंग्लिश कंपलसरी वाले में, वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है, और जो इसमें आता है वो इजी होता है, ठीक है। मगर बहुत अच्छी होल्ड हो जाएगी आपकी अगर आपने उसको भी सॉल्व कर लिया तो, ठीक है। तो एटलीस्ट 10 ईयर्स का सॉल्व कर लो, और फिर जो टेस्ट पेपर्स आएंगे वो तो 3 ही टेस्ट पेपर्स होंगे, उसमें आपका बहुत प्रैक्टिस नहीं हो पाएगा ग्रामर का, ठीक है। बहुत अच्छा होल्ड हो जाएगा ग्रामर में, आप चाहो तो आप 20+ आराम से लेकर आ सकते हो, और आपको आया भी है, हमने जो टेस्ट पेपर कंडक्ट किया। जिसका हेलो ग्रामर मैम। अच्छा है, एक सेकेंड, जिसका ग्रामर अच्छा है ना, आई टेल यू, पेपर 2 में 20 मार्क्स कहीं नहीं जा रहे हैं, वो आपके अपने हैं, वो कोई नहीं ले सकता आपके हाथ से। यानी आपको जो स्ट्रगल करना है वो 50 मार्क्स के लिए करना है, सिर्फ 50 मार्क्स के लिए करना है, और 20 मार्क्स आपके खुद के हैं। और ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वो भी कंपैरेटिवली इजी होता है और स्कोरिंग होता है। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में सपोज थोड़ा डिफिकल्ट आ गया तो 10 मार्क्स आपके हैं, वो भी कोई नहीं लेने वाला, 30 मार्क्स, यानी आपको सिर्फ 40 मार्क्स के लिए स्ट्रगल करना है। बच्चे ये सब नहीं समझते हैं। मेरे पास जब कॉल्स आते हैं, मैम ऐसे कैसे लिखे, आपकी ग्रामर कैसी है, कौन सा अटेम्प्ट दे रहे हो, मैम थर्ड अटेम्प्ट। ग्रामर, मैम ग्रामर तो उतनी अच्छी नहीं है, ग्रामर पे थर्ड अटेम्प्ट है, मगर मगर क्लियर करना है मैम, मुझे क्लियर ही करना है, कितना अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट, ग्रामर नहीं सही है मैम, ऐसे बता दीजिए। लॉजिक ही नहीं समझते बच्चे। एनीवेज, ओके मैम। ओके मैम। अच्छा, और कोई कोई क्वेरी, कुछ क्वेश्चन, डाउट? ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा मुझे आप लोगों को कल का टास्क देना होगा ना, ठीक है, ओके मैम, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।